तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपका ये वाला साल अच्छा गुजरे। और मैंने सीज़न 2 के सारे एपिसोड को मिलाकर एक पूरा सीज़न बना दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी रिंतारो अपने बेड पर पड़ा होता है अगले एपिसोड में और उसे याद कर रहा होता है बागरी को। और तभी वो जोर से चिल्ला देता है और नीचे से उसके पेरेंट्स भी ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि इसे क्या हो गया है आज। तभी वो उठकर नीचे आता है और उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या। तो रिंतारो शर्माता हुआ कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसकी मॉम उससे ब्रेकफास्ट का पूछती है तो वो कह देता है कि आज मैं नहीं खाऊंगा। तो वो अपने डैड से कहता है कि आज मैं छुट्टी कर सकता हूँ क्या काम से। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है। तो वो थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है और पीछे से उसकी मॉम कहती है कि ये पहले तो ऐसी हरकतें नहीं करता था, कुछ हुआ है क्या इसके साथ। तो उसकी मॉम कहती है कि जरूर इसने बाबूरी से कोई बात की होगी। तब इसके डैड कहते हैं वही लड़की जिसके लिए इसने केक बनाया था। तो उसकी मॉम कहती है उसके डैड से तुम तो पहले इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते थे, आज क्या हुआ। उसके डैड कहते हैं कि कुछ नहीं, तो आज मेरी छुट्टी भी है, क्यों ना बाहर घूमने चलें। उसकी मॉम कहती है कि हाँ ठीक है, हम चलते हैं दोनों बाहर। तो अभी इसके बाद रिंतारो अपने रूम में बैठा वागुरु के बारे में ही सोच रहा होता है। तो उसने कभी से आई लव यू बोला था। तभी इसे बागुरी की कॉल आ जाती है, बागुरी का टेक्स्ट आता है सॉरी। तो वह देखता है तो कौरको ने इसे गुड मॉर्निंग लिखा होता है। तो ये भी हमेशा की तरह उससे वैसे ही बात करता है जैसे पहले करता था। और ये दिल में सोच रहा होता है क्या वो सब तो एक ड्रीम था। आई होप कि ये एक सपना ना हो। तभी उसे वागुरी की कॉल आ जाती है और ये देखता है कि उसने तो सीधी फोन कॉल ही मार दी। तभी ये फोन उठाता है उसका और वागुरी फिर से कहती है गुड मॉर्निंग। तभी ये हंसकर कहता है कि तुमने तो वो पहले ही कह दिया था। तो वागुरी कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने शेड्यूल के बारे में भी बताना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम फ्री टाइम है, मैंने कहीं पर काम भी करना है और मुझे बार बार स्कूल भी जाना है और मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क भी करना है। तो उसे रेंतारो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा फोर्स मत करो खुद को। तो कौरुको कहती है कि मैं फोर्स नहीं कर रही, ये नॉर्मल बात है मेरे लिए, पिछले साल भी ऐसा ही था, सो आई एम यूज्ड टू इट। तो वागरू कहती है कि इसके वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होगा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कब कब फ्री होंगी। तो वो बताती है प्रिंतारो को अपने स्केड्यूल के बारे में कि मैं कब कब फ्री होंगी, तब हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। और वो कहती है कि कल हम स्कूल के बाद मिलेंगे। और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो रिंतारो भी स्माइल करना शुरू कर देता है और रिंतारो ऐसे ही सोचता है चीज़ें थोड़ी सी बदलना शुरू हो चुकी हैं। मैं बिला वजह में ही परेशान हो रहा था, लेकिन वो तो हमेशा मुस्कुराती रहती है और उसकी आवाज़ सुनकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो उससे अभी ही मिलना चाहता हूँ। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो बाहर कहीं खड़ा है तैयार होकर और तभी वहाँ पर वागुरी भी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, आपको भी लगी रही होगी। तो वागुरी रिंतारो से कहती है कि मेरा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो नोटिस करता है कि वागुरी थोड़ी सी परेशान लग रही है। तो उसे कहता है कि यहाँ से चले, हम कहीं जाकर बैठकर बात करते हैं। तभी वो जाकर दोनों के कैफ़े में बैठ जाते हैं। रिंतारो सोचता है कि वागुरी आज थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है और तभी वो सोचता है कि शायद वागुरी आज बहुत ज़्यादा नर्वस है, हमने अभी तक आई कांटेक्ट नहीं बनाया। तभी वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर से शर्माना शुरू कर देते हैं। तभी वो वागुरी से कहता है कि मैं अपना जूस फिर से मंगवाने वाला हूँ, क्या आप तुम्हें भी चाहिए। तो वागुरी अपना जूस पीने लग जाती है, कहती है कि नहीं, मैं अभी भूखी नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और रिंतारो उसे देखकर खुश हो रहा होता है। तो रिंतारो कहता है कि आज मैं वागुरी की एक नई ही साइड देख रहा हूँ। तभी वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं भी फेस्टिवल पर बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो वागुरी कहती है कि मैं भी नर्वस हो जाती हूँ। वागुरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नर्वस ना हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनना, तुम्हारे साथ रहना, फेस्टिवल में भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। जब से मैं तुम्हारे साथ मिली हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही हूँ। तो हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, आपको ये बातें किसी ने नहीं बोलने। और रिंतारो भी कहता है कि मैं भी ऐसा ही, कल रात मैं भी नहीं सो पाया, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। यार ये क्या नर्वस लगे हुए हैं। तो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और वागुरी कहती है कि रिंतारो-कुन, तुम्हारे साथ डेट पर जाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी एक दूसरे को बो डाउन करते हैं। तो वागुरी कहती है कि रिंतारो-कुन, क्या मैं कुछ ऑर्डर करूँ। तो रिंतारो कहता है कि मुझे मेन्यू देखने दो। तो भी वागुरी से मेन्यू पकड़ाने वाली होती है और उनके हाथ टच होते हैं और वागुरी फिर से शर्माना शुरू हो जाती है।
नंबर 2। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग वागरी और रिंतारो को देखते हैं जो कि शॉपिंग पर आए हुए हैं, और वागरी उससे पूछती है कि रिंतारो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। तो रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं घर पर बोर हो रहा था अकेला बैठकर। तो रिंतारो वागरी से पूछता है कि तुमने अभी तक अपनी आइसक्रीम ख़त्म नहीं की, क्या तुम्हें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं? तो वागरी कहती है कि मैंने गलती से ज़्यादा सिरप डाल दिया था मीठा, वैसे भी मुझे मीठा ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन अभी मुझे केक खाने की भूख हो रही है। तो रिंतारो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अगली बार केक बनाऊं? तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और रिंतारो सोचने लग जाता है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया। ऐसे ही वो बातें करते हुए एक स्टेशनरी वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ पर रिंतारो एक पेंसिल देखता है अच्छी सी, और कहता है कि मैं ये खरीदने वाला हूँ। तो वागरी कहती है कि मैं भी ऐसी तुम्हारी जैसी पेंसिल खरीदूंगी। तो रिंतारो कहता है कि आर यू श्योर? तो वागरी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी पेंसिल रखना चाहती हूँ। तो वो दोनों पेंसिल भी खरीद लेते हैं। तो कुछ किताबें वगैरह खरीदते हैं। इसके बाद वो लोग एक मांगा वाले सेक्शन में चले जाते हैं, और रिंतारो वागरी से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मांगा पढ़ना पसंद है? तो वो कहती है कि मैं पहली बार इस सेक्शन में आ रही हूँ। तभी वो एक मांगा को उठाते हैं, और वागरी कहती है कि मेरा छोटा भाई भी इस मांगा को पढ़ता है। तभी वो एक दूसरे से बातें करना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें किस तरह के मांगा और मूवीज पसंद है। तो रिंतारो कहता है कि मुझे थ्रिलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वागरी कहती है कि मुझे फैंटेसी और मिस्ट्री वाली नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपने छोटे भाई के साथ कभी कभार मूवी देखते हुए गेस भी करती हूँ चीज़ों को। तो रिंतारो कहता है कि मिस्ट्री नॉवल ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ है, और वो वागरी से पूछता है कि तो क्या तुम हॉरर मूवी देखती हो? तो वागरी कहती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा हॉरर आवाज़ें दिखाते हैं और मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, मैं नहीं देखती हॉरर मूवीज़। मुझे तो समर में आने वाले हॉरर शोज़ भी नहीं पसंद। तो रिंतारो कहता है कि क्या कभी इकट्ठे मूवी देखे? तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हम किसी दिन इकट्ठे मूवी देखेंगे? तो रिंतारो भी बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है वागरी की। इसके बाद वो हम लोग इनके दोस्तों को देखते हैं, और रे भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं। तो भी इसके बाद हमें पीछे का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और रिंतारो वागरी से कहता है कि मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, यानी डेटिंग कर रहे हैं। तो वागरी कहती है कि मैंने इसकी जो दोस्त थी वागरी की सुबारू, उसे मैंने बताया था, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। तो रिंतारो कहता है कि मैं तुमसे स्कूल की वजह से प्यार नहीं करता, चिदोरी और की क्यों मैटर नहीं कर, मैं हमारे दोस्तों को हमारे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, वो 4 लोग जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी इसके बाद हम लोग फिर से इन सबके पास आते हैं। तो रिंतारो का दोस्त उससे पूछता है कि तुम क्या बात करना चाहते थे हमारे साथ? तो पहले रिंतारो उनसे माफ़ी मांगता है, अपोलोजाइज करता है, और फिर उन्हें बताता है कि वागरी और मैं डेट कर रहे हैं। तो सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं, ज़्यादा हैरानी की नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही थोड़ा सा पता लग चुका। तो उसामी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो रिंतारो से पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा खुश नहीं हो? तो सभी लोग कहते हैं क्योंकि हम तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें पहले ही पता चल चुका था क्योंकि तुम वागरी के तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। तो रिंतारो कहता है कि उसामी ऐसी बातें मत करो, एम्बैरसिंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। और सुबारू भी कहती है कि मुझे पहले ही वागरी ने बता दिया था। तो वागरी इससे कहती है कि बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है सुबारू, रिंतारो के सामने ऐसा मत कहो। तो फिर उसके दोस्त रिंतारो से पूछते हैं कि तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? तो पूछता चाहते हैं हमसे, और कहते हैं कि हमें पता है तुम किस बारे में बोलना चाहते हो, तो हमारे स्कूल के बारे में बात करना चाहते हो ना, कि क्यों और इचिदोरी के दरमियान जो लड़ाई होती है। वो कहते हैं कि हमें इनकी नहीं परवाह, और तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है रिंतारो, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो रिंतारो और वागरी कहते हैं कि हम सब तुम लोगों के साथ हमेशा क्लोज रहना चाहते हैं, और अगर तुम भी ऐसा चाहते हो। तो उनका दोस्त कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ज़रा हमारी तरफ देखो, हम सब तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे टाइम गुजारना चाहते हैं जैसे भी हो। तो अभी वो सभी लोग रिंतारो और वागरी को कंग्रेचुलेशन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तभी उसामी खड़ा होता है और कहता है सबसे क्या हम लोग इन्हें ट्रीट दे खाने की कंग्रेचुलेशन के तौर पर? तो रिंतारो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम ये अपनी मर्ज़ी से तुम्हें ट्रीट दे रहे हैं, खुश हो जाओ। तो दूसरे सभी लोग जो होते हैं वो खाना खरीदने चले जाते हैं, और वागरी रिंतारो की तरफ देख कर कहती है कि मैं खुश हूँ कि हमने इन्हें सब कुछ बता दिया है। तो रिंतारो भी खुश होता है। तो भी सभी लोग बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं, और सुबारू वागरी की तरफ देखकर कहती है कि इसने हमेशा मुझे बचाया था बचपन से ही, तो अब मेरी बारी है इसकी हिफाजत करने की, मुझे परवाह नहीं स्कूल वगैरह की, मैं अभी हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूँगी। तो भी उन सबको हमें खुश दिखाया जाता है, और वागरी हमें मैरी क्रिसमस वाले कपड़ों में दिखाई जाती है। भाई साहब कितनी क्यूट लग रही है ना, तुम्हारी किस्मत में नहीं आने वाली कभी भी, ना मेरी।
तो इसके बाद रिंतारो को उसके डैड के साथ किचन में दिखाया जाता है, जहाँ रिंतारो कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला दिन था, और अपने डैड से कहता है कि डैड मैं भी काम बंद करके जा रहा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं भी पूरी रात जागा रहूँगा और अपनी इस रेसिपी पर काम करूँगा। और रिंतारो उनकी तरफ देख कर कहता है कि डैड कितने ज़्यादा डिवोटेड है अपने काम के लिए, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है अपना काम करके, और सोचता है कि मुझे अभी वागुरी-सान के लिए जो केक बनाना था उसका डिज़ाइन भी सोचना है। तभी उसे एक मैसेज आता है उसामी का, और वो कहता है कि तुम साकू की बर्थडे के लिए क्या खरीद रहे हो? वो 21 को है ना? तो रिंतारो कहता है कि इतनी जल्दी? तभी वो कहता है कि क्या हम साकू को एक सरप्राइज़ दें? तो रिंतारो सोचने लग जाता है कि हम लोग एक ही क्लास में हैं, तभी भी हमने पिछले सालों से बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया, और ये पहली बार है हम उसे सरप्राइज़ दे रहे हैं। तभी उसामी कहता है कि हम ग्रुप चैट में बात कर लेते हैं सभी के साथ। तो तभी सभी लोग ग्रुप चैट में बात करने लग जाते हैं। वागरी और सुबारू भी इनके दोस्त साकू के बर्थडे के लिए सभी लोग उसे सरप्राइज़ करना चाहते हैं, और वागरी और सुबारू भी कह देते हैं कि वो भी फ्री हैं 21 को। तो साकू कहता है कि क्या हम उसे अपने घर में बुला लें? तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसे उसके गिफ्ट के साथ अपने घर वापस जाने में दिक्कत होगी। तभी साकू का मैसेज आता है रिंतारो को, और वो कहता है कि क्या साकू के बर्थडे के लिए रिंतारो तुम केक बनाओगे? तो फिर रिंतारो बैठा सोचने लग जाता है कि साकू की बर्थडे भी आ रही है कुछ ही दिनों में, अभी मुझे वागुरी-सान के लिए भी केक बनाना है। लेकिन फिर भी वो मान जाता है केक बनाने के लिए, और उन्हें मैसेज करता है कि मैं बना दूंगा। तो रिंतारो अभी फिर से मैसेज के बाद वही सोचने लग जाता है केक के बारे में, 2 केक कैसे बनाऊंगा। तभी वागरी की उसे मैसेज आता है, और वागरी कहती है कि रिंतारो जो तुम मुझे केक बना के देने वाले थे तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नात्सुसावा के केक पर फोकस करो। तो रिंतारो कहता है कि लेकिन वागुरी-सान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर केक खाएं, तो मेरे वाले केक की फिक्र मत करो। और वो मैसेज बंद करके खुश हो जाती है। तभी रिंतारो नीचे अपने डैड के पास आता है और उनसे पूछता है कि डैड आप रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा केक बनाते हैं, तो क्या आप थक नहीं जाते? तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं थकता हूँ, लेकिन मुझे केक बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं लोगों की स्माइल देखता हूँ जब वो केक खाते हैं, इस किचन से जब मैं देखता हूँ जब वो केक लेकर जाते हैं या खाते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी सारी थकावट दूर हो जाता है। रिंतारो सोचने लग जाता है कि उसके डैड कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो उसके डैड रिंतारो से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना जो तुमने केक वागुरी-सान के लिए बनाया था? क्यों बनाया था? उसकी खुशी देखने के लिए, है ना? तभी रिंतारो अपने डैड से कहता है कि डैड क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? मुझे 2 केक बनाने हैं, प्लीज़ मुझे पॉइंटर दीजिए। और रिंतारो सोचता है कि वागुरी-सान ने मुझसे जो बात कही थी कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर केक खाएं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मैं भी चाहता हूँ ऐसा सभी को केक खिलाना। तो वो केक बनाना शुरू हो जाता है और अभी इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग साकू के घर पर आए हुए हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। साकू कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अभी अंदर आओ। भाई ऐसे दोस्त ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी सेट हो जाए। मेरे तो कभी कोई दोस्त ही नहीं बने हुए हैं, अभी भी कोई दोस्त नहीं है मेरा, मैं 18 का हो गया। तभी वो सभी लोग अंदर आते हैं और वागड़ी रिंतारो से पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पहले आए हुए हो साकू के घर में? तो रिंतारो कहता है कि हाँ हम फाइनल एग्ज़ाम के वक्त यहाँ आए थे पढ़ने के लिए। और वो सामी साकू को चिढ़ाने लग जाता है कि इसका मुंह बहुत ही ज़्यादा बिकता हुआ था। तब साकू कहता है कि तुम्हें मेरी मदद कर देनी चाहिए थी तभी, और उनसे पूछता है कि क्या मेरे कमरे में सेलिब्रेट करना अच्छा होगा? तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। और साकू कहता है कि हम लिविंग रूम में कर सकते थे, लेकिन अभी मेरी सिस्टर वहाँ है। तो आगरी कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन ही भी यहाँ है, मैं उसे हेलो कहना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है साकू की, जिसका नाम है मियो नात्सुसावा, 14 साल है, इसे मैं क्यूट नहीं कह सकता। और सुबारू और वागरी उससे मिलते और इसे नाइस टू मीट यू कहते हैं। तो उसकी सिस्टर भी कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और वो सभी लोग खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तब इसके बाद इसकी सिस्टर चली जाती है और वो सभी लोग कहते हैं कि साकू की सिस्टर, छोटी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, साकू की तरह नहीं है खड़ूसी। तो साकू कहता है कि शट। तभी इसके बाद वो उसके खाने में जाते हैं और साकू कहता है कि तुम अपना सामान यहाँ पर कहीं भी रख दो और बैठ जाओ आके। तभी वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसे फिर से हैप्पी बर्थडे कहते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। तो साकू कहता है कि तुम लोग भी बैठ जाओ, क्या अभी मैं इन गिफ्ट को खोल सकता हूँ? तभी वो गिफ्ट खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला गिफ्ट होता है योता का, यानी योदा। तो इसका वो गिफ्ट खोलता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी वॉच होती है भाई। और साकू से थैंक कहता है और तभी योदा कहता है कि मैं
मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच नहीं खरीद पाया, लेकिन तुम चाहते थे तो वॉच को, तो मैंने ये तुम्हें गिफ्ट की है, ऐसी मॉडल जो तुम स्कूल में भी पहन सकते हो जाकर। और योदा कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और सभी लोग कहते हैं कि साकू इसे पहन कर देखो, तो वो पहनता है और शर्माने लग जाता है, और सभी लोग कहते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है तुम्हारी। तो अभी बारी आती है उसामी का अपनी गिफ्ट खोलने की, तो साकू उसका गिफ्ट खोलता है और देखता है कि ये एक डोनट वाली प्लशी है, और सभी लोग उसे देखकर खुशी से हंसना शुरू हो जाते हैं। उसामी कहता है कि जब मैं खरीदने वाला था तभी सभी लोग मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे जब मैं कैशियर के पास इसे लेकर जा रहा था, और तुम इसे हग भी कर सकते हो। तो साको उसे हग कर देता है और उन्हें कहता है कि थैंक यू सो मच। तो वागरी और सुबारू भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं साको। और वागरी साको को एक बुक प्रोटेक्टर देखती है, यानी ऊपर वाला जो होता है कवर बुक का। तो साको उसे थैंक यू कहता है, और वागरी कहती है कि रिंतारो ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा नॉवल पढ़ते हो, तो मैं यही तुम्हारे लिए ख़रीद पाई। साको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पहले भी ख़रीदा था लेकिन वो ख़राब हो गया था, ये मेरे बहुत काम आएगा। तभी सुबारू भी अजीब सी कोई बातें करना शुरू हो जाती है और उसे साको को एक थैला देती है और उससे कहती है कि हैप्पी बर्थडे, जब हम बीच पर गए थे तभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था और मैं तुम्हारे लिए ये ख़रीद कर लाई हूँ। तो वो गिफ्ट को खोलते हैं और उसमें डोनट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी, भाई साहब पानी आ गया। साको सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं दोस्त दोनों, और कहता है कि मेरे फेवरेट डोनट है। सुबारू कहती है कि रिंतारो को बहुत ज़्यादा पता था क्योंकि वो केक बनाने वाली फैमिली से है ना, इसीलिए उसकी मदद से मैं ये खरीद पाई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो भी गिफ्ट की बारी आती है रिंतारो की, तो उन्हें अपना गिफ्ट दिलाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट केक होता है। भाई साहब कितना डिलीशियस लग रहा है। साको भी कहता है कि अमेजिंग हो, सभी लोग हैरान होकर देखते हैं उसकी तरफ, बहुत ही प्यारा केक है भाई। और साकू कहता है कि मैं अभी प्लेट लेकर आता हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं खाना चाहता हूँ। और वागरी उसकी तरफ मुस्कुराती है और साकू भी नीचे जाता हुआ मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो प्लेट उठा रहा होता है, लेकिन साकू की छोटी बहन मियो उसे पीछे से पकड़ कर खींचती है कि और पूछती है कि एक्सप्लेन करो ये क्या हो रहा है। तो साकू कहता है कि क्या बोली जा रही है तुम, और उसकी छोटी बहन कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे 3 से ज़्यादा दोस्त भी हैं, और ये दोस्त खूबसूरत लड़की कौन है, इनमें से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे मिलाओ उससे, मैं देखना चाहती। तो साकू सोचता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं उन्हें नहीं लाना चाहता था यहाँ। तो साकू से बताता है कि अगर मैं बताता है कि क्यों से हैं तो अजीब नहीं लगता, और जो वाकरी है वो रिंतारो की गर्लफ्रेंड है। तो उसकी बहन कहती है कि स्मोगी उनकी, और रिंतारो कहता है कि दोबारा ऐसी बात मत करना, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है उनके लिए। तो मियो कहती है कि आई एम सॉरी। तो भी उनका डॉग उनके पास आकर वुफ करता है, और मियो कहती है कि इसने मुझे डरा दिया, और उससे पूछती है साकू से कि तुम यहाँ किचन में क्या करने आए थे। तो वो बताता है कि मैं प्लेट्स लेने आया था क्योंकि रिंतारो केक लाया है। तो वो कहती है कि रिंतारो केक भी बना सकता है, वाओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ मेरे करने के लिए। तो वो कहता है कि क्यों। वो कहती है कि मुझे भी ड्रिंक्स पीनी है। तो साको कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वो प्लेट्स और ड्रिंक्स लेकर अंदर आते हैं साको और उसकी बहन। तो भी वो गिफ्ट की तरफ देती है और खुश हो जाती है। तो हयातो बताता है कि ये केक रिंतारो कुन ने बनाया है, अमेजिंग है ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसकी फ़ोटो ले सकती हूँ। तो वो उसकी फ़ोटो लेती है और उसके गिफ्ट की तरफ देखती है, साकू के गिफ्ट की तरफ देखती है जो उन लोगों ने उन्हें दी। तो उसकी बहन जो थी वो हैरानी वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती है और शायद से खुश भी है अंदर से कि उसके भाई के इतने अच्छे दोस्त। तो सभी को थैंक यू बोलती है उसके भाई का ख्याल रखने के लिए, और कहती है कि शुक्रिया मेरे भाई के साथ खड़े रहने के लिए, और तुम लोग जितना पार्टी करना सकते हो उतना कर लो। तभी वो वहाँ से चली जाती है बाहर, और जाते हुए सोचती है कि मेरे प्यारे भाई तुम्हारे कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ भाई। तो सभी लोग केक काटना शुरू करते हैं अब, और सभी लोग केक के स्लाइसेस खाना शुरू करते हैं। और रिंतारो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि ये केक उसने बनाया था ना, वो सोच रहा होता है कि इन्हें पसंद भी आएगा। तो सभी लोग केक खाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी वागरे भी केक खाती है और कहती है कि डिलीशियस, और रिंतारो फिर स्माइल करना शुरू हो जाता है। तो भाई केक खाने के बाद साकू कहता है कि अभी मैं प्लेट्स जाके वॉश करने के लिए रख देता हूँ, और कहता है कि मैं तुम सबके लिए कोई स्वीट्स भी लेकर आ जाऊँगा। तो सामने उससे पूछता है कि क्या मैं मदद करूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम सब यही बैठो, अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं मियो से पूछूंगा। तो वैसे ही नीचे चला जाता है और मियो के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो बाहर चली गई। कभी उसके प्लेट में से बोतल गिरने वाली होती है, तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, खाली है। लेकिन सुबारू आके उस बोतल को रोक देती है और कहती है कि शुक्रिया, गिरी नहीं। और साको उससे कहता है कि थैंक यू, अभी इनकी भी जोड़ी बनने वाली है भाई साहब, हमारी जोड़ी नहीं बनी। तो सुबारू नात्सुसावा से पूछती है कि मैं वॉशरूम करने के लिए नीचे आई थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कहाँ है वॉशरूम। तो नात्सुसावा से बताता है
कि वो वाला डोर है वॉशरूम का, तो वो चली जाती है और फिर नासुसावा अपने जो बर्तन होते हैं उन्हें वॉश करना शुरू हो जाते हैं। तभी सुबारू आती है और कहती है कि सॉरी नासुसा, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर डिशेस वॉश कर रहे हो, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऊपर चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि तुम आज बर्थडे बॉय हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मदद करने दो। तभी वो दोनों इकट्ठे डिशेस वॉश करना शुरू कर दें और सुबारू पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो वो कहता है कि मियो शायद डॉग को घुमाने लेकर गई है बाहर। तो सुबारू से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कोई गलत बात कही थी जिससे तुम ऑफेंड हो गए हो? तुम मुझे दूसरों से डिफरेंट तरीके से देखते हो साकू, और जब मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही थी तब भी तुम डिफरेंट तरीके से देख रहे थे, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? तो साकू कहता है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये नोटिस करोगी। मैं तुम्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता हूँ, ये किसी बुरी बात की वजह से नहीं है। और कहता है कि जब हम बीच पर गए थे तब तुमने हमें बताया था कि तुम लड़कों के साथ ठीक से नहीं रह पाती और कंफर्टेबल नहीं होती, और तुमने हम सबको बताया था। तो मैं अभी उसी बारे में सोचता था, क्योंकि हम जब पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हारे मुंह पर बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें तुम्हें कह दी थी। तो सुबारू कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत गलत कहा था, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है तो अभी इन्हें भूल जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, फिर भी मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, और वो आई एम सॉरी कहता है। तो सुबारू कहती है कि तुम अभी इस वजह से ऐसा कर रहे थे, मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। तो साकू कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही कर रहा था, तो अभी जो पास्ट में हुआ था तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत बातें कही थी, मैं भी बराबर ही इसमें गिल्टी हूँ। मैं भी उसके बारे में तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहती थी और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा गलत बातें कही थी, और सभी का शुक्रिया है जिनकी वजह से मैं मूव ऑन कर पाई, और अभी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और तुम्हें खुद को अभी ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पास में हुआ था उसे अच्छे के लिए भी भूल जाओ। तो वो डिशेस वॉश कर देते हैं और सुबारू कहती है कि ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि बर्थडे बॉय अकेले बैठा यहाँ अपने बर्थडे पर डिशेस वॉश करता रहे, और जो तुमने मुझे अपोलोजाइज़ कहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। ऐसे ही साकू भी उसे कहता है कि थैंक यू। तो अभी उसामी उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मुझे समझ आया कि उसामी तुम्हें इतना ज़्यादा टीज़ क्यों करता है, क्योंकि तुम थोड़े से अजीब हो। तो इसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं रूम में जहाँ पर सभी लोग हैं। साकू उनसे कहता है कि हम तुम्हें नीचे सुन पा रहे थे, तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? तो उसामी कहता है कि मैं उन्हें अपने फ़ोटोज़ दिखा रहा था, अपनी बीच वाली और स्पोर्ट्स डे वाली। तो अभी योदा कहता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सुनकर मुझे याद आ गया कि वो ही एक दिन था जिसकी वजह से हम सभी लोग पिछले साल दोस्त बन पाए थे। भाई साहब 1 साल हो गए से। तो वागुरी कहती है कि वाह हाँ, और उसामी अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। तभी वागुरी कहती है कि तुम सभी लोग दोस्त कैसे बने, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसामी ने योदा ने बताना शुरू कर देता है कि हम दोस्त कैसे बने। पिछले साल हम लोग एक ही क्लास में नहीं थे, इस साल हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं था। तभी हम लोगों को पिछला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये उसामी और अयाते किसी मीटिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी अयाते कहता है कि मैक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उन लोग कैसे लोगों से मिलने वाले हैं, और ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं क्लास 1 से, और जो दूसरे थे वो क्लास 2 से हैं। तभी वो मीटिंग रूम में जाती हैं और यहीं पर यह वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब उसामी और अयातो मीटिंग रूम में आते हैं कि फ्लैशबैक चल रहा है, और वो मीटिंग रूम में आकर कुछ क्लास 1 के लड़कों से भी मिलते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं खुद को। तभी उस रूम में रिंतारो और वो भी आ जाते हैं, साकू हमारा नात्सुसावा, यानी सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये भी हमारे मीटिंग में आए हैं, इन्हें मेंबर किसने बनाया और कितने ज़्यादा ये बड़े हैं। और रिंतारो और साकू का मुंह थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, पता नहीं क्यों। तभी उसामी उठकर उनकी तरफ भागा जाता है और वो कहता है कि तुम रिंतारो हो ना। रिंतारो भी कहता है कि तुम उसामी हो, तो वो पहले भी कहीं मिले हुए थे। और अयातो और उसामी कहता है कि अब हम लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे क्योंकि हम सभी कमेटी के मेंबर बन चुके हैं। तभी वो सभी एक दूसरे को खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने नाम बताकर। जब बारी आती है हमारे नात्सुसावा की, तो उसका मुंह थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, उसामी और हयातो। फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये सभी लोग हंस रहे होते हैं दोस्त उनके। तभी वागुरी उससे पूछती है कि नात्सुसावा तुम्हें याद है तुम उस दिन गुस्सा क्यों थे? तो वो बताता है कि मैं और कोई भी इस कमेटी का मेंबर नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं और रिंतारो रॉक पेपर सीजर में हार गए थे, जिसकी वजह से हमें मेंबर बनना पड़ा, बस यही है। तो ऐसे ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट में काम करने लग गए और दोस्त बन गए।
तो भी हम वापस अपने प्रेजेंट में ही आते हैं, जहाँ पर सभी दोस्त बाहर उसकी बर्थडे मनाकर जा रहे होते हैं नात्सुसावा की ओर। जाते हुए इन्हें मैसेज आता है एक नात्सुसावा का, जो कहता है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या मैसेज करें। तभी ये एक इकट्ठा ही वॉइस मैसेज भेजते हैं, जिसमें ये कहते हैं वेलकम, और उसामी चिल्लाकर कहता है हैप्पी बर्थडे। बागुरी और सुबारू उन्हें देखते हैं और बागुरी कहती है कि आज ये इन्होंने जो मुझे स्टोरी बनाई उससे देखकर मुझे पता चल गया कि ये लोग एक दूसरे के बारे में कितनी केयर करते हैं, और ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सुबारू भी मुस्कुराती है। तो अभी सभी लोग रिंतारो को उसकी केक की वजह से उसे थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और बागुरी भी रिंतारो की तरफ देखकर मुस्कुराती है, और यहीं पर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें रिंतारो अपने बेड पर दिखाया जाता है। तभी उसे बागुरी की कॉल आती है और वो कॉल उठाकर कहता है हेलो। तभी बागुरी कहती है कि मैं आज होल्ड ऑन कर रही थी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं चाहती थी सभी लोग इसे एंजॉय करें, मैं इसे खाने का वेट नहीं कर सकता। और फिर रिंतारो सभी लोगों को याद करता है जिन्होंने इसका केक खाया और इसका शुक्रिया किया। तभी रिंतारो अपने डैड के पास नीचे आता है शॉप में, और उसके डैड कहते हैं कि तुमने जो केक बनाया था बर्थडे वाला वो कैसा रहा। तो वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सबने एंजॉय किया। तो उसके डैड कहते हैं कि तो तुम्हारा मुँह उतरा क्यों हुआ है। तो कुछ नहीं। तो रिंतारो कहता है कि मैंने सब देखा कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा केक को एंजॉय कर रहे थे, और ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, उनसे भी ज़्यादा जो खा रहे। डैडी आपको याद है जो आपने मुझसे बात कही थी, कस्टमर्स को खाते हुए देखकर आपको खुशी होती है। मुझे लगता है मैं भी आपकी बात से रिलेट करना शुरू हो चुका हूँ। मैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं खुश देखने के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं आप ही अपने हालात के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो अभी उसके डैड लिविंग रूम में उसकी मॉम के पास जाते हैं और मॉम पूछती है कि रिंतारो कहाँ है। तो डैड कहते हैं कि वो किचन में कुछ टेस्टिंग कर रहा है केक्स बनाने की। तभी वो क्योको को यानी उसकी मदर को कहते हैं कि थैंक यू, हमारा बच्चा दूसरों के बारे में बातें करना शुरू हो चुका है, यानी वो बदलना शुरू हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। तो भी हमें पिछले फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब रिंतारो ने हर चीज़ पर गिव कर दिया था, यानी उसे किसी से बात वगैरह करनी नहीं आती थी ना, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर में ही रहता था। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और इसके डैड को इनके बच्चों के साथ भी थोड़ा सा दिखाया जाता है। फिर इसके बाद इसके डैड फिर से अपनी बीवी यानी क्योको से थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा रिंतारो एक बहुत ही अच्छा यंग मैन बन चुका है, तुम बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हो क्योको। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम खुद को तो देखो, ये मुझे मत कहो कि मेरी वजह से हमारा बच्चा बदला है, उसके दोस्तों को शुक्रिया अदा करो, हम दोनों को उसके दोस्तों को ही थैंक्स कहना चाहिए, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ। फिर इसके बाद हमें एक प्यारा सा पैनल दिखाया जाता है इनकी फैमिली। तो भी अगले सीन में हमें रिंतारो उसके बेड पर दिखाया जाता है जो बागुरी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि समर ब्रेक एंड भी होने वाली है, और बागुरी उसे बताती है कि मैं एक फैमिली रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मेरे डैड उन्हें जानते हैं, तो वहाँ पर मैं काम करती हूँ। तो तभी रिंतारो सोचता है कि मुझे इसके केक के बारे में अभी कुछ करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो अभी रिंतारो और उसके दोस्त ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, जब वो नीचे उतरते हैं और जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट में बागुरी काम करती हुई नजर आ जाती है। तो बागुरी इन्हीं की तरफ देखती है और बहुत से ज़्यादा शर्मा कर अंदर आ जाती है। उसके पीछे सामी भी भागता है और कहता है कि बागुरी साहब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और रिंतारो बताता है कि मुझे पता था कि ये किसी फैमिली रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर है, तो ये है वो फैमिली रेस्टोरेंट। तो बागुरी अभी अंदर शर्माती हुई यही सोचती रहती मैं क्या करूँ अब। तभी उस रेस्टोरेंट के जो ओनर होती है वो आती है और इन सब को देख कर कहती है कि वो देखो आज बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर लड़के आए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तभी बागुरी उस जो औरत होती है उसे बताती है कि ये लोग मेरे दोस्त थे। तो औरत लोग कहती है जो बागुरी के दोस्त हैं उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी से वेलकम, और वो रिंतारो और नात्सुसावा को भी अंदर आने के लिए कहती है कि आकर खाना खा जाओ। तभी वो टेबल पर बैठे होते हैं और बागुरी कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ यहाँ से शर्मा कर भागने। तो रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, हमने ही तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया था ऐसे अचानक आकर। तो बागुरी कहती है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पेट भर के खा लेना। और जो उस रेस्टोरेंट की ओनर होती है वो भी ऐसा ही कहती है कि जो बागुरी के दोस्त हैं अपने पेट भर के खाना शर्माना नहीं ऐसा कुछ, और अपने हस्बैंड से भी बात करती है ऐसे बागुरी के बारे में।
तो हम लोग देखते हैं कि वागरी हर कस्टमर से कितने अच्छे तरीके से पेश आ रही है और सभी लोग उसे कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे दोस्त भी ऐसे ही देखते हैं और कहते हैं कि सभी लोग वागरी को कितना पसंद करते हैं। और रिंतारो कहता है कि यहाँ जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और वागरी जो कल रात जैसे थकी हुई लग रही थी अब वो ऐसा नहीं लग रही, कितनी ज़्यादा अमेजिंग है ये। तभी वो रेस्टोरेंट की ओनर इन सभी को कहती है कि ऐसा ही होता है, पूरा रेस्टोरेंट भर जाता है जब भी वागरी यहाँ पर काम करती है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है और सबसे इतने अच्छे तरीके से बात करती है। तभी इसके बाद यही औरत वागरी से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा कोई स्पेशल सामान है। तो वागरी शर्माने लग जाती है और रिंतारो के बारे में बताती है। तो वो जो औरत होती है वो कहने लग जाती है कि तुम ऐसे आवारा लड़के के साथ घूमती हो, उसकी शक्ल तुमने नहीं देखी। तो वो वागरी कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती। भाई ऐसे लड़के कहाँ मिलेगी आज के ज़माने में, और जब आप उससे मिलेंगी, उससे बात करेंगे तो आपको भी समझ लग जाएगा कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी इसके बाद वो औरत इनके पास जाती है और इनसे कहती है कि तुम लोग वागरी के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, तो मैं क्या पूछ सकती हूँ कि तुम लोग कैसे मिले थे। तभी रिंतारो सब के बातों के बारे में बताता है कि ये लोग कैसे मिले थे, इनकी फैमिली का केक। और रिंतारो कहता है कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान है, मुझसे तो बेहतर ही है। तभी वागरी वहाँ आकर उस औरत को रोक देती है क्योंकि उसने भी शायद सुन लिया होगा, शर्मा मार रही है। और फिर वो औरत कहती है कि तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए सॉरी, अपना खाना इंजॉय करो। तो वो तो सभी दोस्त कहते हैं कि हम जल्दी से खाना ख़त्म करके टेबल खाली कर देते हैं, वैसे भी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा भर रहा है। तो वो औरत कहती है कि कोई बात नहीं, तो हम लोग अच्छे से अपना खाना खाओ, इसकी फिक्र मत कर। तभी वो रिंतारो और वागरी की तरफ देखती है जो कि एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी उस औरत का हस्बैंड उससे कहता है कि तो वागरी इस लड़के को पसंद करती है, अगर वो अच्छा नहीं है तो मैं। तभी वो औरत उसके सर पर मुक्का मारती है और कहती है अगर वागरी से प्यार करती है तो वो ज़रूर अच्छा ही होगा। तो भी इसके बाद खाना खाने के बाद वो सभी लोग जाना शुरू कर देते हैं। वो जो औरत होती है वो उससे माफ़ी मांगती है रिंतारो से उसी वजह से। तो अभी वागरी उन्हें लोगों को कहती है कि घर आराम से जाना, सेफ होकर। तभी रिंतारो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मुझे वागरी से कोई बात करनी है। तो वागरी से पूछता है कि क्या तुम 30th डेथ को फ्री हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ज़रूर हूँ। तो रिंतारो कहता है कि क्या हम मिलें उस दिन। रिंतारो कहता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो समझ आती है कि क्या है। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी रिंतारो अपने दोस्तों के साथ वापस जाना शुरू कर देता है और उन्हें कहता है कि सॉरी तुम्हारी देर कराने के लिए। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो रिंतारो कहता है कि मैं नए केक का डिज़ाइन सोच रहा हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं वो तुम तो एक मोस्टर हो, इतना काम करते हो। तो भी वागरी अंदर आकर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी उसकी जो होती है ओनर वो आकर कहती है कि वागरी कोई प्लेट दोगी। तभी वो उसके कान में आकर कहती है कि क्या तुम अपने जो रिंतारो है, अपने बॉयफ्रेंड उसे यहाँ पर लोगी किसी दिन इस रेस्टोरेंट में, तुम उसके साथ डेटिंग कर रही हो, सिर्फ तुम दोनों। तो वो पूछती है कि आपको कैसे पता चला। तो औरत कहती है कि बस मुझे चल गया किसी से। तो वागरी कहती है बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं उसे यहाँ ज़रूर इन्वाइट करूँगी। तो अब इसके बाद रिंतारो वागरी के साथ कहीं तो जाता है, वहाँ पर जाकर वागरी को केक देता है। वागरी कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिंतारो कहता है कि मैंने इसे बनाते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो वागरी कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती अपने डेट के लिए। तो वो केक को अपने घर रखना चले जाती है, रखने के लिए चली जाती है और कहती है कि मैं केक को रख कर बहुत जल्दी वही जगह पर पहुँचूँगी जहाँ पर हमने डेट पर जाना। तो रिंतारो कहता है कि ये बस एक डेट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो इसके बाद वागरी किसी कैफ़े में जाती है जहाँ पर रिंतारो पहले से बैठा होता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का आकर रिंतारो से कहता है कि क्या तुम ही रिंतारो को ना हो। तभी वागरी वहाँ आती है और कहती है कि ये है मेरा छोटा भाई, वागरी का छोटा भाई है जिसका नाम है वागरी कोसुके। तो रिंतारो को थैंक्स कहता है जो उसने केक बनाया था वागरी की बर्थडे पर, कहता है कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था वो। तो भी वागरी अपने छोटे भाई को रोकना शुरू कर देती है और कहती है कि बस करो केसुके। तो वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर बैठकर खाना खाने वाले थे ना। तो रिंतारो से पूछता है कि क्या तुम हमारे घर पर आकर खाना नहीं खा सकते। तो वागरी कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी रिंतारो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला क्या मैं और वागरी डेट कर रहे हैं। तो लड़का कहता है कि मैंने तुम दोनों को आज ही देखा था और फिर मैंने मॉम के सामने वागरी से सब कुछ उगलवा दिया तुम दोनों के बारे में कि तुम लोग डेटिंग कर रहे हो और मॉम तुम्हें मिलना चाहती है मेरी बहन के बॉयफ्रेंड को। तो वागरी कहती है कि मत को ऐसा मत को। तो सभी रिंतारो मान जाता है उनके घर जाने के लिए और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वागरी बहुत ज़्यादा हैरान होती है
लेकिन उसका छोटा भाई कहता है कि चलो चलें। तो इसके बाद वो तीनों वागरी के घर पर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। तो और हमारा रिंतारो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, पहली बार उसकी मोम से मिल रहा है ना। तो तभी उसकी मोम आती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया रिंतारो, और कहती है कि अंदर आ जाओ। तभी रिंतारो बो डाउन करता है नर्वस होके और कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। वो छोटा भाई रिंतारो कहता है कि शर्मा मो चलो अंदर चले। उसे किसी जगह अंदर लेकर चला जाता है और कहता है कि खाना खाओ भी। वो सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और वो उनसे उल्टे सीधे सवाल ही पूछता रहता है किसने पहले कन्फ्रेंस किया। तभी उसकी मोम जो होती है वो कहती है कि जो तुमने केक बनाया था वागुरी के लिए वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वागुरी ने मुझे बताया था कि ये किसी दोस्त ने बनाया है उसके, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी लड़के का है काम है। और वागुरी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी उसकी मोम कहती हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है उसके पास एक ऐसा दोस्त है जिसने उसके लिए इतना कुछ किया। और तभी रिंतारो को कहती है कि थैंक यू मेरी बेटी से प्यार करने के लिए। ये सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया, ऐसी सासें कहाँ पर मिलती हैं भाई साहब। रियल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं सासें। तभी रिंतारो उसकी मोम से कहता है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। तो उसकी मोम कहती है कि हाँ बिल्कुल कहो। तो रिंतारो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमने ये पहले नहीं बताया कि मैं आपकी बेटी को डेट कर रहा हूँ। और कहता है कि मैं आपकी बेटी के नेबर वाले साथ वाले स्कूल से हूँ जिसका नाम है चिदोरी। मेरी शक्ल से बहुत ही सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते थे और डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे अच्छे से तरीके से ट्रीट किया, एक आम इंसान की तरह। मैंने अपनी ज़िंदगी पर गिव अप कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे हौसला दिया। मैं आपकी बेटी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उससे मुझे प्यार हुआ। तब वो ऐसे बातें करना शुरू करता है, लेकिन उसकी मोम रोक देती है और कहती है कि तुम खुद पर कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हो। तुमने उस केक में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाली थी अपने से, और जब मैंने उस केक की बाइट ली थी तो मैं तभी समझ चुकी थी कि ये केक किसी प्यार और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट से बना है। तुम रहम दिल हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम ऐसे इंसान हो। जब मैंने वो केक खाया था मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली और तुम भी उस खुशी की वजह हो। मुझे पक्का पता है कि काउर को भी ऐसा ही फील करती होगी। ऐसा नहीं है कि काउर को तुम्हें चांस दे रही है उसे डेट करने का, बल्कि तुम दोनों इस रिश्ते में बराबर के ही हकदार हो। तो रिंतारो कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और रिंतारो तुमने जो बातें कही थी मुझे तो एक शादी की तरह लग रहा था, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था उसकी मम्मी। तो वो दोनों जो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शादी की बात मत कीजिए। तो उसका छोटा भाई भी वागरी से कहता है कि तुमने एक अच्छा इंसान ढूंढा है वागरी। तो वागरी कहती है कि तुम भी अब शुरू हो गए केसुके। तो यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो भी इसके बाद रिंतारो उनके घर से जाने वाला होता है और उन्हें शुक्रिया कहता है खाना खिलाने के लिए। और उसकी मम्मी पूछती है तुमने कोई केक नहीं खाना। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, आप लोग इंजॉय कीजिए केक को। तो भी वो जाने वाला होता है, लेकिन जो वागरी का छोटा भाई होता है कोस्के, वो कहता है कि मैं भी रिंतारो को साथ जाऊंगा स्टेशन तक। तो वो और रिंतारो इकट्ठे जाने लग जाते हैं। तो जाते हुए रास्ते में रिंतारो उसके छोटे भाई से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ किस वजह से इन्वाइट किया था, तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते थे? यही कि तुम्हारी बहन किस जैसे इंसान के साथ रह रही है, यानी किसे डेट कर रही है। तो वो शर्माने लग जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, ऐसा कहता है। तभी वो कहता है कि मेरी मोम जो है वो बहुत आसानी से बीमार हो जाती है। तो रिंतारो हैरान होता है और वो बच्चा कहता है कि क्या वागरी ने तुम्हें ये नहीं बताया? अब मोम ठीक रह रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहती थी। फिर उनके पीछे जो वागरी है वो घर का सारा काम करती थी, हर ख्याल रखती थी, और मैं भी उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करता था, लेकिन वो हमेशा मुझे मुस्कुराहट से थी। और अब मैं खुद भी बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जिसके साथ भी रहे खुश रहे। और जब मैंने तुम्हें देखा, जो तुमने मेरी मोम से जैसे बात की, मुझे एहसास हो गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और ऐसे ही वो बातें करता है रिंतारो से। तो फिर रिंतारो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वागरी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी वो लड़का खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। और अभी इसके बाद रिंतारो अपने कमरे में ही सोच रहा होता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। तो अभी वागरी अपने रूम में बेड पर लेटी होती है, सैड से चेहरे के साथ वो सोच रही होती है कि जब उसने मेरा नाम लिया था तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी, और क्या मैं उससे पूछूं कि अब वो मुझे मेरे पहले माने फर्स्ट नेम से बुलाए। तो जैपनीज़ लोग जो होते हैं एक दूसरे को सेकंड सर नेम जो होता है उससे बुलाते हैं, इसलिए ऐसा हो रही है। तो अभी अगले चैप्टर में रिंतारो और वागरी फिर से डेट पर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। और इसके बाद वो एक जगह पर खड़े होते हैं सड़क के पास। वागरी उससे पूछने वाली होती है कि क्या तुम मुझे फर्स्ट नेम से बुलाओगे? तभी कुछ लड़कियाँ जाती हैं
वागरी के स्कूल से और वो देखती हैं और कहती हैं कि वागरी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और कहती हैं कि ये लड़का तो चितौरी से है ना, वही जो हमारे गेट के बाहर खड़ा था। तो वागरी कहती है कि मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, यह है रिंतारो कुन, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसे डेट कर रही हूँ। तभी रिंतारो उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो ऑन करता है, लेकिन उन लड़कियाँ रिंतारो की तरफ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिव लुक के साथ देख रही होती हैं। ऐसे कौन देखता है यार, मुझे भी वैसे लड़कियाँ ऐसी देखती हैं, मैं भी ऐसे ही। तो इसके बाद वो लड़कियां कहती हैं कि हमें समझ आ गया तुम दोनों के दरमियान कैसा चल रहा है, और वो चली जाती हैं वहाँ से। लेकिन एक लड़की होती है चश्मे वाली जो वागरी को हाय बोल कर जाती। तो वे इसके बाद वागरी और रिंतारो जा रहे होते हैं कहीं तो वागरी के घर पर। तो रिंतारो यही सोच रहा होता है कि अब उन्हें पता चलेगा, रूमर फैलेंगे, ऐसा होगा। तो वागरी इसे स्माइल करने का कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, तो तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तो रिंतारो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। तभी इसके बाद वागरी इसे गुड बाय बोलकर चली जाती है अपने घर पर। तो अगले सीन में फिर वागरी ऐसे ही टेंशन में स्कूल जा रही होती है, अपने क्लास के बाहर पहुंचती है। अभी वो क्लास में जाती है और सुबारू जो होती है उसे हाय बोलती है, और जो 4 लड़कियां होती हैं वागरी के पास आती हैं और कहती हैं कि कल हमने जो बिहेवियर दिखाया उसके लिए सॉरी, तो क्या हम कहीं बैठकर अच्छे से बात कर सकते हैं। तो वागरी कहती है कि ठीक है। तो फिर इसके बाद ये लोग किसी गार्डन में इकट्ठे बैठे होते हैं और हमें इन लड़कियों के नाम दिखाए जाते हैं, पढ़ सकते हैं। और वो लड़कियां बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि सुबारू भी बोल रही थी कि वो लोग उसके दोस्त हैं, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक आवारा किस्म के इंसान हैं। वो अपने हेयर डाई करते हैं, पियर्सिंग पहनते हैं कानों में, उनके ग्रेड बहुत ज़्यादा गंदे आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि तुम और वो चितौरी वाला लड़का डेट करो। और वो तभी वागरी कहती है कि लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो लड़कियाँ फिर से कुछ बोलने वाली होती हैं, लेकिन एक लड़की जो होती है वागरी से पूछती है कि क्या पूछ सकती हूँ तुम लोग कैसे मिले थे, किसने कन्फेस किया था, क्या हुआ था। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, कीकी और चितौरी की लड़ाई से मैं इनके बारे में इतना से नहीं सोचती। और इस लड़की का नाम होता है मदोका, यूजुहारा मदोका। तो वे लड़कियाँ फिर से कहना शुरू कर देती हैं उनके बारे में कि वो उनके ग्रेड बुरे आते हैं, ऐसे देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं। तो मदोका कहती है कि मैं भी चश्मा पहनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मैं बुरी इंसान हुई, तुम किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। ये बात इतनी अच्छी कि तभी वो जो होती है सुबारू वो कहती है कि मैंने अभी लड़कों से नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम हमारे दोस्तों के साथ मिलना चाहोगे। या फिर तो वो लड़कियां फिर से ऐसा ही अजीब सा एक्ट करने लग जाती हैं। लेकिन तभी सुबारू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हुई। तभी मोटोका कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगी, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे मिले, तुम वागरी को क्यों प्यार करते हो, ऐसा वैसा। वो लड़कियाँ अभी भी हिचकिचा रही होती हैं, लेकिन हाँ बोल देती हैं और कहती है कि क्या तुम उन चितौरी वाले लड़कों से मिलने का कह सकती हो। तो सुबारू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो अब ये है उसकी कलरफुल फोटो मोटोका की, कितनी ज़्यादा कूल लड़की है यार ये। तो अभी इसके बाद वागरी और सुबारू जा रहे होते हैं रास्ते में। वागरी सुबारू से पूछती है कि तुम्हें रिंतारो ने कॉल की थी ना। तो हमें पिछला फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनकी खोल का। तो सुबारू को रिंतारो खोल करके बताता है कि उन्हें कीकियो की लड़कियां जो है वागरी और उसे देख लिया है उन्होंने, और वो उससे माफ़ी मांगता है सुबारू से और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सुबारू। तो सुबारू कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जब पता चला गया कि तुम और वागरी डेट कर रहे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो तुम थे रिंतारो। और जो ये कीकियो का मैटर है, कीकियो के स्कूल का मैटर है, सारे मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने खुद सॉल्व कर लूँगी, तो फिक्र मत करो। तो अभी फिर प्रेजेंट में सुबारू और वागरी जा रहे होते हैं। सुबारू कहती है कि तुम चाहे रिंतारो के साथ डेटिंग करो या कुछ भी, लेकिन मैं तुम्हारी हमेशा दोस्त रहना चाहती हूँ। तो अभी उसे मैसेज आता है उसामी का, और उसामी कहता है कि मैंने रिंतारो से सुना कि तुम लोग किसी मुसीबत में फंस गए हो, और फिर इसकी फ़िक्र मत करो क्योंकि हम लोग हमेशा मदद करने के लिए ज़रूर हाजिर हैं। तो अभी ये चारों दोस्तों को इकट्ठे खाया जाता है, कहीं पर तो वे बैठे होते हैं, काश मेरे भी दोस्त ऐसे होते। तो अभी अगले सीन में सभी लोग किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं और सुबारू कहती है कि तुम लोगों ने तो यहाँ स्ट्रैटेजी मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन खाना खा रहे हो। तो या तो कहता है कि खाली पेट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता, मोटो वाली बात कर रहे हैं। तो फिर रिंतारो कहता है कि हम लोग यहाँ अपनी यूनिफॉर्म में बैठे हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तभी उसामी कहता है कि इसमें क्या गलत बात है भाई यूनिफॉर्म में बैठना। तो या तो कहता है कि रिलैक्स उसामी, अगर हम लोग ऐसे ही फिरते रहे तो सिर्फ हम चारों ही मुसीबत में नहीं फंसे। तभी वो लोग सुबारू से कहते हैं कि हम नहीं पता था कि तुम भी हमारा मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। तो सुबारू कहती है कि मैं बस नहीं चाहती थी कि वो लोग लड़कियाँ तुम्हारे बारे में सोचे कि तुम लोग बुरे इंसान। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम हमारी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो, कि वो शर्माने लग जाती है। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम तो खुश हैं कि रिंतारो ने हमसे मदद मांगी है। हम जब भी उसे पहले कोई बात करते थे परेशानी के बारे में तो वो कहता था कि कोई बात नहीं है,
शुक्र है इसने हमसे मदद मांगी। तब बागरी भी रिंतारो की तरह ही कह देती है कि कोई बात नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि देखा ये भी रिंतारो की तरह ही बात करने लग गई है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो अभी बागरी अपोलोजाइज करना शुरू कर देती है और उसामी कहता है कि हम सभी लोग इकट्ठे घूमते हैं तो हमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है, और जब कोई भी हम से खुश है तो हम सभी खुश हो जाते हैं। तो बागरी जब भी तुम उदास होगी हम भी उदास हो जाएंगे क्योंकि हम दोस्त हैं ना। तो अभी वो खाना शुरू करते हैं और उसामी पूछता है कि बागरी ये कैसा खाना लगा। तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो वो कहती है कि थैंक यू सभी को मेरा। तो इसके बाद ये सभी लोग तैयार हुए होते हैं किसी दिन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इन तारों का वेट कर रहे होते हैं कि वो अभी तक नहीं आया, और ये लोग उन लड़कियों से शायद मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं लड़कियों तक। तो अभी रिंतारो वहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हेयर डाई करा लिए हैं, फिर से ब्लैक बालों में भी कोड रख रहा है। वागरू भी उसकी तरफ देखती है और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं सबारो और वागरी की दोस्त हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही हमारे जो लौंडे हैं बैठे होते हैं। तो ये भी उनके साथ जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और उनसे ये लड़कियां माफ़ी मांगना शुरू हो जाती हैं इनके बिहेवियर के लिए। रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो इसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं। वो लोग नासुसावा के बारे में बताते हैं कि ये बच्चा हमें पढ़ाता है, और नासुसावा फिर से शर्माने शुरू कर देता है। लेकिन एक लड़की होती है जिसके अभी भी कीड़ा है, और वो कहती है कि तुम लोग पढ़ते भी अच्छा हो, इतनी ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम लोग चिदोरी हमने जैसे सुना था वैसे क्यों नहीं बन जाते, नैनी पास आने वाले भाई। तो इसके बाद वो जो लड़की होती है वो बाहर भाग जाती है, रिंतारो भी इसके पीछे भागता है। तभी वागरी आ जाती है और उसे जाकर गले लगा लेती है। तो वो लड़की वागरी से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मेरी वजह से तुम लोग इतनी दूर तक आए, और मुझे अब समझ आ गया है, मुझे रिंतारो ने भी कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, मुझे समझ आ गया है तुम लोग एक ही परिंदे के दो पर हो, कैसे मसाले हैं इसकी। और फिर से उसे माफ़ी मांगने लग जाती है वागरी से वो, और कहती है कि मैं तुम दोनों के जैसी बिल्कुल नहीं बन सकती कभी भी। वागरी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस ही था जब तुम स्कॉलरशिप पर हमारे स्कूल आई थी और तुम हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लाने लग गई थी, तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो बगैर किसी को दिखाए, तो मुझे अपनी इन जेलसी पर हंसी आने लग और मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी। तो भी वागरी कहती है कि जब मैं पहली बार स्कूल आई थी मुझे किसी से बनती नहीं थी और मैं स्कूल छोड़ देना चाहती थी, सच में मैं ऐसी थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। लेकिन जब मेरे तुम सब दोस्त बने तो मुझे ये अच्छा लाने लग गया स्कूल आना, फिर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी वो गले लग जाती हैं और रोने लग जाती हैं, और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे कंधे गीले हो जाएंगे मेरे आंसुओं से। और यही चैप्टर एंड हो जाते हैं अब अगले चैप्टर। तभी वहाँ पर बाकी की चारों लड़कियाँ भी आ जाती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और वैसे ही बातें करना शुरू हो जाती हैं लड़कियाँ वाली। तो वो पीछे देखती हैं तो सारे जो लड़के थे वो वहाँ से जा चुके हैं। अभी हम लड़कों को जाते हुए देखते हैं, उन्हें बताए बगैर ही चल निकल पड़े चारों के चारों। तब ये जाते हुए बातें कर रहे होते हैं वही के उस लड़की के बारे में कि वो जो भी कह रही थी मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ ऐसा वैसा। तभी वहाँ पर मदोका आ जाती है भागती और कहती है कि तुम सभी यहाँ से भाग कर क्यों गए, और उनके पीछे बाकी की लड़कियाँ भी आ जाती हैं। कभी उन चारों लड़कियों का पेट इकट्ठे ही बोलता है, यानी उन्हें भूख लगी हुई है। तो लड़के हंसना शुरू कर देते हैं कि तुम सबका पेट इकट्ठा कैसे ये बोला। तब ये सभी लोग प्लान करते हैं इकट्ठा खाना खाने के लिए और चले जाते हैं सभी। तो अभी इसके बाद हम इन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं किसी इकट्ठे खाते हुए। तो अभी वो सभी लोग इकट्ठा खा रहे होते हैं और वो हमारे जो लड़के हैं वही लड़कों वाली बातें सोच रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम शहजादियों के साथ खाना खा रहे हैं। तो अभी वो जो लड़की होती है उसका नाम आयु है, वो लड़की कहती है मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ, और फिर से उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है रोड होने की वजह से। तो हमारा उसामी कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगूंगा। फिर मैंने भी सॉरी क्योंकि के बारे में बहुत ऐसा सुना था कि ये क्योंकि लड़कियां जो बहुत स्मार्ट होती हैं ऐसा बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं, तो मैं भी तुमसे इसी वजह से माफ़ी मांगना चाहूँगा। जिसके बाद हमारा नासुसावा कुछ बताना शुरू कर देता है कि कहता है कि मैं पहले किसी और स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। फिर मैं चिदोरी में आया था, लेकिन वहाँ पर भी एक लड़का था जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता था, वह भी हमारे लिए जाना ज़रूरी नहीं है। अब हम इसके बाद चलते हैं अगली स्टोरी में। और फिर अपनी सह स्टोरी बताने के बाद कहता है कि मैंने तो मूड सारा ख़राब कर दिया है ना। तो सामी कहता है कि तो सच में बहुत ही ज़्यादा सोच की तरह बड़ी अजीब सी मिसाल दे रहा है, लेकिन ठीक है।
वो कहता है कि जैसे भी हो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और तुमने सुबारू सान को भी तो पढ़ाया था ना। कभी उसामी नोटिस करता है और कहता है कि रिंतारो आज तो तुम वागरी सान को उनके पहले नाम से बुला रहे हो। मदोका भी कहती है कि क्या हुआ, दोनों के दरमियान इतना क्या हो गया, और वो दोनों फिर से शर्माना शुरू कर देते हैं भाई। और बाकी सभी लोग कहते हैं कि सभी लोग दोनों एक जैसे ही बने। तो सभी लोग वागरी और रिंतारो को बहुत ज़्यादा छेड़ने लग जाते हैं और वो शर्माते ही बहुत है। तो भी इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाना शुरू करते हैं। और तभी उसामी कहता है कि तुम लोग जो चिदोरी के बारे में सोच रहे थे वो पूरी तरह गलत नहीं है। हमारे स्कूल में बहुत सारे सीनियर्स और बच्चे ऐसे हैं जो बुरे भी हैं, वो अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो हमें ज़रूर बता देना, हम उनकी वाट लगा। बदमाश बन रहा है सामी तो भाई। और फिर वो सभी लोग एक दूसरे को थैंक्स और टेक केयर कहकर अपने अपने घरों पे निकल जाते हैं। तो वे लड़कियां जाते हुए एक दूसरे के साथ बहुत सा हंस रही होती हैं, और तभी आयु हमारी जो होती है वो सोच रही होती है कि मैं खुश हूँ कि आज मैंने यहाँ पर आने का डिसाइड किया तभी मदोका के लिए कि तो हम कल फिर कहाँ घूमने जाएं, और इनकी हमें दोस्ती को दिखाया जाता है। तो भी इसके बाद रिंतारो और वागरी फिर से डेट पर जाते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग घर पर आते हैं रिंतारो, और उसकी मोम उन्हें देख लेती हैं। तभी वागरी उसकी मोम को पोर्न करके कहती है कि मैं और रिंतारो डेटिंग कर रहे हैं। उनकी मोम उन्हें अंदर लेकर आती है और खाना खिलाना शुरू कर देती है। दोनों को कहती है पेट भर के खाना खाओ, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है वागरी के लिए। तभी इसके बाद जो मोम होती हैं रिंतारो की, वो वागरी से पूछती हैं कि तुमने क्या पसंद आया रिंतारो में जिसकी वजह से तुमने उससे प्यार करना शुरू कर दिया। और वो सोच रही होती है कि शायद वागरी की वजह से ही मेरे बेटे ने अपने बालों का कलर चेंज कर। तो फिर से वागरी कहने लग जाती है कि रिंतारो बहुत ज़्यादा काइंड है, वो हमेशा जेन्युइन रहता है, ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया। और फिर वागरी इसकी मोम से पूछती है कि क्या आपने भी कलर अपना चेंज किया था बालों का। तो वो बताती है कि उन्होंने रिंतारो की वजह से अपने बालों का कलर ये ब्लॉन्ड किया था। कैसी फैमिली है भाई ये, कितनी अच्छी फैमिली है। काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती। मेरी फैमिली तो फोर्स करती है मैं दूसरे कामों में जो मैं नहीं चाहता। तो फिर खाना खाने के बाद वागरी रिंतारो के रूम में जाती है रूम देखने के लिए। भाई फ्यूचर में उसने इसी रूम में आना है ना शादी कर। तो फिर इसके बाद वो नीचे जाती है रिंतारो के डैड से मिलने के लिए। उन्होंने बताती है कि मैं हूँ रिंतारो गर्लफ्रेंड वागरी, और उसके डैड कहते हैं कि मैं हूँ रिंतारो का डैड। तो फिर वागरी उन्हें थैंक्स करती है केक के लिए जो भी उसने खाया था। कहती है कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और रिंतारो के डैड वागरी से कहते हैं कि मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तब इसके बाद वागरी घर जाने वाली होती है, और उसके डैड उसे ख्याल रखने के लिए कहते हैं कि जाते हुए खुद का ख्याल रखना। तो रिंतारो वागरी के साथ जाना शुरू कर देता है स्टेशन तक। पीछे से उसके दो डैड होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है, जो हिम्मत है, वो तुम्हारे बेटे में भी चली गई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे बेटे ने ऐसी बहू ढूंढी है मेरे लिए वागरी जैसी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन लोगों के लिए जब मैं केक बनाता हूँ। तो फिर इसके बाद रिंतारो अपने स्कूल में बैठा होता है, वागरी के बारे में सोच रहा होता है, और इसके बाद वो एक लड़के की मदद भी करता है जो कि लड़कियों की तरह लग रहा हो। और फिर हमें पता चलता है कि ये लोग किसी फील्ड ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी फील्ड ट्रिप पर गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं तो कभी नहीं गया भाई। और ये रिंतारो की पहली फील्ड ट्रिप होती है, तो वो सभी लड़के जो होते हैं और रिंतारो को डिसाइड करने के लिए कह देते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो फील्ड ट्रिप पर। तो वो कहता है कि तुम लोग जहाँ भी जाना चाहो मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ जब तक हूँ। तो इसके बाद अपने कमरे में रिंतारो वागरी से बात कर रहा होता है, जो कि बताती है कि वो भी फील्ड ट्रिप पर जा रही है। क्योटो, ओसाका और नारा में बहुत ही ज़्यादा प्यारे शहर है जापान के। ये एक बार घूम कर ज़रूर आएंगे इनसे। कभी और एक दूसरे के बारे में ही बातें करना शुरू कर देते हैं कि तुम हमें पिक्चर्स भेजना, तुम भी हमें पिक्चर्स भेजना, और हम ऐसे मज़े करेंगे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो लड़के हैं वो फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, वो भी प्लेन से भाई, जहाज़ उड़ने वाली जहाज़ से फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। मैंने कभी ट्रेन नहीं देखी, कैसी गरीबी है यार ये। तो इसके बाद ये सभी लोग इकट्ठे तस्वीरें खींचते हैं प्लेन में बैठकर, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। फिर हमें लड़कियों भी दिखाया जाता है क्योटो में, जो कि इन लड़कों की तस्वीरें देख के असर रही होती हैं। इन लोगों ने भेजी होंगी ना लड़कियों का तस्वीरें, उन्हें क्या है। और फिर लड़कियां भी उन्हें अपनी तस्वीरें भेजती हैं और मज़े करने के लिए कहती हैं। और फिर ये सभी लोग फील्ड ट्रिप पर अपनी कितने ज़्यादा मज़े करते हैं, कहीं घूमने जाओ हैं, सैरे करते हैं और स्लीप ओवर भी करते हैं। भाई कितना ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, इन्हें देख कर दुख हो रहा है यार, पता नहीं। फिर लड़के जो होते हैं अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं ट्रिप पर, तभी इन्हें एक मैसेज आता है और देखते हैं कि वो एक तस्वीर है लड़कियों की दोनों में
कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और लड़कियों की भी जो टीचर होती है उसे दिखाया जाता है, बड़ी गुस्से वाली लग रही है यार। तो भी इसके बाद सभी लोग मज़े दिखाते हैं हमें, कितनी ज़्यादा घूमते फिर रहे हैं यार, स्लीप ओवर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें भी करे जा रहे हैं आपस में। फिर रिंतारो फ़ोन पर वागरी से कहता है कि किसी दिन हम सभी लोग हैवी फील्ड ट्रिप पर जाएंगे। और वागरी कहती है कि हाँ जाएंगे और कोई भी हमें रोक नहीं सकता भाई साहब, स्ट्रॉन्ग मोमेंट। तो भी इसके बाद ये सभी लोग वापस आ चुके हैं और आज सुबारू की बर्थडे है और ये सभी लोग, लड़कियाँ और जो भी लड़के होते हैं, सुबारू को एक केक देते हैं और उसे गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, कंग्रेट्स करते हैं भाई और फिर मज़े करते हैं जो हम नहीं कभी कर पाए। तो इसके बाद ये सभी लोग घर जा रहे होते हैं, तभी जो वागरी होती है रिंतारो को गिफ्ट देती है और कहती है कि मैंने फील्ड ट्रिप पर खरीदा था। और फिर रिंतारो भी उसे गिफ्ट देता है, छोटे से बालू से होते हैं गिफ्ट में। और वागरी उनमें से एक, दोनों में से एक एक रख देती है और रिंतारो भी एक एक रख लेता है। और अब वागरी कहती है कि फिर ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग तब सभी लोग इकट्ठे फील्ड ट्रिप पर गए थे और दूसरे लोग उन्हें देख कर मुस्करा रहे होते हैं, कितने ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हैं। तो अभी इसके बाद रिंतारो अपने घर आ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे किसी आदमी को पैर पड़ता है और नीचे देखता है तो एक आदमी नीचे सो रहा होता है, सीढ़ियों पर सो रहा भाई है। तभी वो रिंतारो जो होता है उसे कहता है कि बड़े भाई, तो ये हैंडसम लड़का रिंतारो का बड़ा भाई है। तो ये उसका बड़ा भाई रिंतारो से कहता है कि क्या तुमने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया? और इस लड़के के बालों का रंग मुझे शायद से रेड लग रहा है, रेड ही होगा भाई। तभी उनकी मोम की आवाज़ आती नीचे से, कहती है कि अपनी आवाज़ कम रखो, उससे से ऐसी मोम होती है भाई सभी। तो फिर रिंतारो का भाई कहता है कि चलो देख हम दोनों हैंग आउट करते हैं। तो ये वाला एपिसोड करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग रिंतारो और उसके भाई को बात करते हुए देखते हैं। तभी उसकी मोम आ जाती है और कहती है कि खाना खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लो आकर। तो फिर ये चारों जो फैमिली के मेंबर है इकट्ठे बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो रिंतारो के डैड उसके रिंतारो का भाई जो है उससे पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि ब्यूटिशियन का, हाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो इसमें। तो ये एक ब्यूटिशियन का काम करता है भैंस की, इसीलिए इतना ज़्यादा हैंडसम। तभी ऐसे बात करते हुए जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मुझे एक बात ज़रूर पता चली, यहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं वो सोने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो उसकी मॉम कहती है तुम दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप जैसे ही बनते जा रहे हो। तभी वो उससे पूछता है रिंतारो से, तुमने अपने बाल क्यों डाई करा लिए? तो वो कहता है कोई नहीं, बस ऐसे ही। तभी उसकी मॉम बता देती हैं कि इससे गर्लफ्रेंड मिलेगी है। तो वो बड़ा भाई जो होता है वो ज़्यादा हैरान होता है, कहता है कि सच में? तभी इसके बाद ये दोनों सोफे पर बैठे होते हैं और एक हॉरर मूवी देखना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। तो अभी इसके बाद हमें थोड़ा सा पिछला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी मॉम बता रही होती है कि बड़े भाई रिंतारो फील्ड ट्रिप पर गया था अपने दोस्तों के साथ। तो वो कहता है कि सच में रिंतारो फील्ड ट्रिप पर गया था और उसे वो चीज़ें भी दिखाती है जो रिंतारो ने दिखलाया था वहाँ से। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने छोटे भाई के लिए, होगा ही। और प्रेजेंट में भी वो फिल्म देखते हुए अपने भाई से पूछता है कि तुम फील्ड ट्रिप पर गए थे, मज़ा आया तुम्हें वहाँ पर? तो रिंतारो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बड़ा भाई मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब ये दोनों मूवी देखकर कंप्लीट कर लेते हैं और कहते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आया मूवी देखने में। तो जो रिंतारो कहता है कि बड़े भाई आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे क्या? आप जब भी परेशान होते थे तो मुझे ऐसे मूवी बुलाने के लिए बुला लेते थे। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? खैर तुम परेशान मत हो इस बात में, अभी रात के 10 बज चुके हैं, जाओ नहा लो, सो जाओ क्योंकि सुबह को तुम्हारा स्कूल भी है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद जो बड़ा भाई होता है अपने बाप के साथ ही किचन में होता है और कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया कपड़े पहनाकर? तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने कितनी देर हो गई केक नहीं बनाया कोई, चलो मेरे साथ आओ केक बनाओ। तो डैड उसे बताते हैं कि स्कूल जाने से पहले रिंतारो यहाँ आया था और पूछ रहा था कि तुम परेशान तो नहीं हो अपने बड़े भाई के लिए। तो ये बड़ा भाई कहता है कि डैड आप केक बनाने को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या आप कभी इस काम से थके नहीं ज़िंदगी में? तो डैड कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो फिर वो अपने काम के बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जो कस्टमर होते हैं उन्हें उनके लुक्स ख़राब कर देता हूँ और फिर मुझे इनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा मैसअप किया है और मुझे अपने शक भी होने लग गया खुद पर के क्या मैं कभी अपना ड्रीम अचीव भी कर पाऊंगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम एक ऐसा काम है जिससे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसके बारे में ऐसा मत कहो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें खुशी मिलेगी। सोतारो, इसका नाम सोतारो है, सोतारो समूगी। तो इसके बाद हमारा रिंतारो स्कूल से वापस आ चुका है, सोतारो से वेलकम करता है और हमें इनकी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा प्यारी पिक्चर दिखाई जाती है। तो भी इसका भाई रिंतारो को उसे अंदर लेके जाता है और बिठा देता है और उसके बाल काटना शुरू कर देता है। वो एक ब्यूटिस्ट है ना, तो अपने छोटे भाई के बाल काटते हुए वो उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से अपने बाल डाई करा लोगे ब्लॉन्ड? तो रिंतारो जवाब देता है कि फिलहाल तो नहीं, अगर मेरा मूड होगा। तभी वो वागरी को याद करता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपने ब्लैक बाल ही बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वागरी के बाल भी तो ब्लैक है।
तो वो इसका भाई से बहुत ज़्यादा हैंडसम बना देता है। और सुतारो अपनी मॉम से भी पूछता है कि क्या आप अपने ब्लोंड बालों को अब डाई नहीं कराना चाहेंगी, तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, अब मुझे अपने ब्लोंड बालों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और अपने बेटे से पूछती है कि तुम किस तरह के ब्यूटिस्ट बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी कोई स्टाइलिश बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ जब भी मैं उनका काम करूँ। अपने बाप जैसी बात कर रहा है भाई, ऐसी फैमिली हो तो भाई खुश है भाई, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी कटेगी ऐसी फैमिली हो तो, कोई शो वगैरह जैसी फैमिली ना हो। तो इसके बाद सुतारो अपने डैड के भी बाल काट देता है, उसकी माँ को बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं इसके डैड। फिर दोनों भाई बाहर इकट्ठे चले जाते हैं। तो अभी जाते हुए रिंतारो अपने भाई को अपने फील्ड ट्रिप की पिक्चर दिखाने लग जाता है और बहुत खुश हो रहा होता है बड़ा भाई। तभी बागुरी की पिक्चर आ जाती है आगे और वो उसे देख लेता है। रिंतारो छुपाता है लेकिन उसने पहले ही देख लिया और वो कहता है कि तो ये है, और बागुरी है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है वो लड़की ऑफ कोर्स। तो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसे, उसके बचपन की बातें भी याद करता है जब वो किसी से बात वगैरह नहीं करता था रिंतारो। तो अपने छोटे भाई से कहता है कि कहीं भी तुम मुझे अपनी बागुरी और अपने दोस्तों से भी मिलाना, मैं उन्हें भी हेयर कर देना चाहूँगा। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूँगा। तो फिर इसके बाद रिंतारो बागुरी के साथ बैठा होता है और वो चश्मे में होती है कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ये। फिर फ्लैशबैक में हम लोग देते हैं कि रिंतारो अपने भाई के साथ जा रहा होता है, लेकिन उसका भाई पूछता है कि तुम्हें बागुरी सा क्यों क्यूट लगती है, इसके बालों की वजह से। तो बताने लग जाता है कि बाहर स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड भी अपने बाल चेंज करके आई थी, भाई इसकी भी गर्लफ्रेंड थी स्कूल में, हम लोगों की कभी नहीं बनी भैंस की, यहाँ हम ही हैं जो सिंगल मरेंगे हमेशा, देख लें भैंस की। तो इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। बागुरी रिंतारो को कहती है कि तुम ठीक हो, तुम खो गए थे किन बातों में। तो वो कहता है कि कोई नहीं, बस तुम मुझे देख रही। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ, क्वेश्चन आने लग जाता है। तो बागुरी से पूछती है कि क्या तुम डिफरेंट टाइप के हेयर पसंद करते हो औरतों में। तो वो कहता है कि नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे क्यूट लगती है। तो बागुरी बहुत ज़्यादा शर्माती है और हंसती है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार, और कहती है कि क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा क्यूट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ यार। तो अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इन्हें देखती है और कहती है कि क्या ये स्मोगी कौन है, और रिंतारो की तरफ देख रही होती है। तो ये लड़की जो होती है ये हमारा रिंतारो के साथ मिडिल स्कूल में पढ़ रही होती है 3rd ईयर में। तो इसके बाद वो रिंतारो को रोकती है और कहती है कि तुम्हें मैं याद हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्कूल में 3rd ईयर में पढ़ती थी, सात्सुकी नबाता, बड़ा अजीब नाम है। वो याद करने लग जाता है और कहता है कि मैं ऐसे नाम को तो याद करता हूँ, माफ़ करना मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगो, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ तब से। और ये रिंतारो को कुछ बताना चाहती है, शायद से ये भी रिंतारो से प्यार करती है अपने दिल में। तो अभी रिंतारो से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही पुरानी यादों को देखना चाहती थी, बाय बाय। और वहाँ से वो चली जाती है उसे बाय कहकर। तो रिंतारो कहता है बड़ी अजीब बात थी। तो इसके बाद ये लड़की अपने डोर में होती है और बेड पर बैठी सोच रही होती है कि उसे मैं सच में याद नहीं थी, मैंने बिला वजह ही अपनी उम्मीदें बढ़ा ली थी। तो इसके बाद हमें इसकी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाती है इस लड़की की पिछली, जब रिंतारो के साथ स्कूल में पढ़ती थी तब सभी लोग रिंतारो के बारे में सोचते थे कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग दिखता है अपनी शक्ल की वजह से, शक्ल से किसी को जैसे नहीं करना चाहिए। और ये भी पहले लड़की थोड़ा सा ऐसा ही सोचती थी और रिंतारो के साथ बैठती थी साथ वाली सीट में। लेकिन एक दिन ये डर रही होती है, इसकी जो होती है इरेजर वो नीचे गिर जाती है, तो रिंतारो उठाकर इसे इरेजर दे देता है और इससे सॉरी भी बोलता है इसे डराने के लिए। तभी से रिंतारो अच्छा लगने लग जाता है और फिर हमें इनका थोड़ा सा दिखाया जाता है, थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं इनके दरमियान। और फिर इसे रिंतारो के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन ये उसे बता नहीं पाती रिंतारो। तो फिर रिंतारो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में आ जाता है। तो इसके बाद प्रेजेंट में ये अपने स्कूल में होती है और सोच रही होती है उस दिन जब मैं मिली थी मुझे उसका नंबर मांग लेना चाहिए था। और इसकी जो दोस्तें होती हैं आकर इसे छेड़ने लग जाती हैं कि तुम आज परेशान लग रही है, कहीं तुम्हें तो तुम्हारा पहला प्यार तो नहीं नजर आ गया, कहीं वही मिडिल स्कूल वाला ब्लॉन्ड लड़का जिसने कानों में बालियां पहनी हुई थी, उसी की तो वजह से तुमने अपने बालों का कलर ब्लॉन्ड किया था, है ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस कूल लगना चाहती थी इसलिए मैंने खुद के बालों का कलर चेंज किया। तो हमारी जो होती है लड़की है उन्हें नोटबुक भी एक दिखाती है जो दारो ने इसे दी थी, इसकी थी वो, लेकिन स्कूल में मिडिल स्कूल में इससे गिर चुकी थी और इन तारों ने इसे उठाकर लाकर दे दी थी। और तभी ये उसका शुक्रिया किए बगैर वहाँ से भाग जाती है और उस पर ही इसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तभी वो जो इसकी दोस्तें होती हैं वो कहती हैं कि तुम कब तक ऐसा चलता रहने दोगी, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उससे बता देना चाहिए। तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और लड़कियाँ पीछे से इसे इनकरेज करती हैं और कहती हैं कि जा उसे हासिल कर दे सिमरन। तो ये भी भागती हुई कहीं तो जा रही होती है, पता नहीं कहाँ। वो सोच रही होती है कि मैं उस दिन भी भाग गई थी लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इस बार मैं उसे हासिल करके रहूँगी ऐसा।
प्लीज़ मुझे एक और चांस दो ताकि हम दोनों इकट्ठे हो सकें। इसकी आंख में नहीं कोई लड़की मिलती है ऐसे ही। तो अभी ये लड़की उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर इसने रिंतारो को पहले देखा था और कहती है कि क्या वो यहाँ पर फिर से आएगा या फिर नहीं, या मुझे घर लौट जाना चाहिए। तभी इसकी नज़र रिंतारो पड़ती है। ये थोड़ा सा शर्माती है, पीछे होती। तभी रिंतारो की तरफ भागने वाली होती है, लेकिन वागरी वहाँ पर आ जाती है और रिंतारो को थैंक यू कह रही होती है वो। तो ये वागरी को देखती है और रिंतारो को इकट्ठे देखती है तो भाई दिल टूट जाता है इसका। मेरा भी टूट गया वैसे, क्या करें फिर। तो अभी हम सभी लोग रात को इन्हें देखते हैं। ये चारों दोस्त जो होते हैं इकट्ठे बैठे हुए होते हैं और हमें जो अयातो होता है अपने ड्रीम के बारे में बता रहा होता है कि मैं अपने बड़े भाई की वजह से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था और मैंने तुम लोगों से जो कहा था मैं रेस्टोरेंट में काम करना चाहता हूँ वो सब झूठ था। वो कहते हैं कि तुम्हें हमसे बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोस्त हैं ना। तो वो कहता है कि तुम लोग दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो और अभी तो मैंने अच्छे तरीके से डिसाइड भी नहीं किया। हो सकता है फ्यूचर में मैं इस बात पर रिग्रेट भी कर। तो जब तक मुझे अपना खुद का जवाब नहीं मिलता मैं तुम लोगों को ये नहीं बता सकता था। तभी हमें इनका पिछला थोड़ा सा दिखाया जाता है। आज के दिन इन लोगों के किसी लड़कों से लड़ाई हो गई थी, चिचोरों से, और अयातो जो था उसने उन्होंने सबको पीट दिया था वही कह लेगी। तभी आप प्रेजेंट में सभी लोग बैठे हैं तो अयातो कहता है कि शायद अब मुझे अपना जवाब मिल गया है तुम लोगों की वजह से, तो थैंक यू सो मच। तो भी सभी लोग ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है क्रिसमस आने वाली है भाई। रियल लाइफ में भी अभी क्रिसमस हो के गई है, 2 दिन ही हुए हैं, तो मैरी क्रिसमस। और हाँ, अभी ये सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि तुमने क्या मांगा गिफ्ट में, प्रेजेंट में। तो सभी लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। रिंतारो कहता है कि मुझे तो चिकन मिल जाए वही बहुत है। और तभी अयातो से पूछते हैं कि तुमने क्या मांगा, तो वो कहता है कि मुझे पहले ही मेरा प्रेजेंट मिल चुका है। और पूछते हैं कि क्या है, तो वो पाने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और वो ट्रेन स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है। तो अभी इसके बाद क्रिसमस आ चुकी है। रिंतारो कहीं तो खड़ा होता है, वागरी का वेट कर रहा होता है। तभी वागरी वहाँ पर आ जाती है क्रिसमस वाले कपड़ों में। कितनी ज़्यादा प्यारी लगेगी यार विंटर में। तो अभी रिंतारो वागरी से कहता है कि तुम क्यों लग रही हो हमेशा की तरह। तो वागरी कहती है कि हाँ मुझे यही उम्मीद थी, तुम ऐसा ही कहो होते। तभी वो दोनों खाने के लिए जाना चलते हैं और तभी रिंतारो वागरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम गुम हो जाओ। तो वो भी कहती है कि मैं भी नहीं, हाथ भी पकड़ने पर आ गए भाई साहब। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये बार घूम रहे होते हैं और क्रिसमस के डेकोरेशन वगैरह देख रहे होते हैं। इतनी प्यारी लग रही है, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। और गाइस आपने कभी अगर क्रिसमस मनाई है, क्रिसमस ट्री बनाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तभी वागरी सेंटा क्लॉज की तरफ भागती है और रिंतारो उसकी क्यूट सी पिक्चर ले लेता है। तो वो वोट करने लग जाती है और कहती है कि तुम ऐसे पिक्चर नहीं ले सकते और इसे डिलीट करने पर कहती है कि, लेकिन वो नहीं मानता। तब ये दोनों बैठे होते हैं। वागरी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ पिक्चर लोगे तो वो मैं तुम्हें रखने दूँ। तो वह बड़े ही क्यूट तरीके से उसके साथ पिक्चर लेती है भाई। तो इसके बाद ये लोग एक क्रिसमस ट्री देखने के लिए जाते हैं। कितना ज़्यादा ये डेकोरेट किया हुआ है क्रिसमस ट्री को। तो वागरी उससे कहने लग जाती है तुम कितने ज़्यादा कूल लग रहे थे, ऐसा कुछ वैसा। तो वो बहुत ज़्यादा शर्माता है। अभी इसके बाद इवेंट शायद ख़त्म हो चुका है और वागरी और रिंतारो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं इसी इवेंट से। कभी जो रिंतारो होता है वागरी को एक प्रेजेंट देता है। वागरी कहती है कि क्या सच में। तभी वो प्रेजेंट को खोलती है और इसके अंदर होता है एक प्यारा सा नेकलेस। रिंतारो कहता है कि क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। तो वह शर्माती है लेकिन रिंतारो उसे पहनाना शुरू कर देता है। आई होप कि तुम्हारा भी ये वाला थीम ना कभी। और पहनाते हुए रिंतारो कहता है कि मैंने होशिना सान यानी सवारों से पूछा था तुम्हें क्या प्रेजेंट देना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्या दूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानूँ। क्या तुम अलाउ करोगे अपने बारे में जानने के लिए। तभी वागरी उसकी तरफ अजीब से तरीके से देख रही होती है और उससे पूछती है कि क्या ये नेकलेस मेरे से अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तो रिंतारो कहता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हमें इनके पास्ट की कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, यादें। वागरी रिंतारो की तरफ बढ़ती है, उसका चेहरा पकड़ती है और वही किस कर लेती है। फिर पहली किस होगी इनकी, फर्स्ट किस। मज़ा ही आ गया भाई साहब, हमारा भी पता नहीं कब ये दिन आएगा। तभी वो किस छोड़ती है और रिंतारो को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसे हक कर लेती है लेकिन रिंतारो से पीछे करता है और फिर से वैसे उसे किस कर लेता है। इसकी हाँ किस के सही मज़े हैं यार। फैमिली भी इतनी अच्छी मिली हुई, लड़के भी इतनी अच्छी मिल गई और जापान में है ये। तो इसके बाद रिंतारो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वही सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है इसकी यार। मैं क्या सोचने लग जाता हूँ जब मैं वागरी के साथ होता हूँ। और वही किसके बारे में सोची जा रहा होता है बार बार। और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वागरी मेरे से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है मेरे लिए। अभी इसे वागरी का मैसेज आता है और वो कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन क्या मैं तुमसे कोई फेवर मांग सकती हूँ। तभी हमें ये दोनों इकट्ठे दिखाए जाते हैं तब जहाँ पर वागरी पार्क
में बैठी होती है और इसे गिफ्ट देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें क्रिसमस पर गिफ्ट नहीं दिया। तभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के शर्माई जा रहे हैं। भैंस की आँख वही देखी जा रहे हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, भैंस की आँख मेरा सिर दर्द कर रहा है जो भी हो उसकी वजह से। तभी दारू अपना जो गिफ्ट होता है उसे खोलता है और उसके अंदर ब्लैक कलर की इयररिंग्स होती हैं। तो बावरी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें क्या दूँ, और जब तुमने अपने बालों का कलर ब्लैक टाई करा लिया था तो मुझे समझ आ गया था कि तुम अब वो वाली इयररिंग्स नहीं पहनोगे, पहले वाली, इसीलिए मैंने तुम्हें ब्लैक वाली इयररिंग्स दे दी। इतनी ज़्यादा भैंस की समझ आने वाली गर्लफ्रेंड होनी चाहिए था। और इन तारों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बावरी कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये अच्छी लगी। दारो से बहुत ज़्यादा थैंक्स करता है उसके लिए। तब इयररिंग्स पहन लेता है और वागरी से पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ। तो वागरी शर्माती और कहती है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ये फेयर नहीं है। इसके चेस्ट में अपना सर घुसा लेती है और फिर पीछे होकर कहती है कि तुम्हारे ऊपर परफेक्ट लग रही है। और दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं और हमें वागरी के वो नेकलेस भी दिखाया जाता है रिंतारो वाला, जो कि उसने अभी भी पहन रखा है यार। तो भी इसके बाद वागरी अपने घर में आ जाती है और उसका जो भाई होता है और माँ होती है वो दोनों नोटिस कर लेते हैं आज वागरी डिफरेंट लग रही है। माँ कहती है कि शायद कोई खुश है आज। तो भी वागरी अपने कमरे में आकर लेट जाती है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वही बातों को सोच रही होती है रिंतारो के बारे में। और वागरी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने मेरा खजाना। रिंतारो को खजाना बोल रही है अपना भैंस की। अभी नीचे से उसकी मम्मी जो वागरी का डैड होता है, डैड भी आ गया इसका, उसे कहती है कि ये खाना बन गया है, क्या तुम वागरी को बुला सकते हो। तो वो वागरी को बुलाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं है। तो वो कहते हैं कि शायद से वागरी सो चुकी। तो उसकी मॉम कहती है कि उसका जो फूड है हिस्से का वो फ्रिज में रख दीजिए, शायद आज उसने कुछ ज़्यादा ही अच्छा ख्वाब देखा। ऐसे ख्वाब नहीं था, ये सच था। तो अभी इसके बाद रिंतारो अपनी मॉम और डैड और भाई के साथ फूड खाना खा रहा होता है। तभी उसका भाई उसे छेड़ने लग जाता है कि क्या तुम वागरी के साथ भी घूमने गए थे, तुम उसे यहाँ पर अपने घर पर नहीं लाओगे ताकि मैं उसके साथ मिल सकूं। और उसे ऐसे ही छेड़ी जा रहा होता है। तभी इसकी मॉम कहती है कि ये नहीं बदलने वाले। डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल। और अभी इसके बाद रिंतारो अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। इसकी मॉम पूछती है कि तो कैसा रहा ये साल। रिंतारो कहता है कि इस साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो भी था ग्रेट ही था। तभी हमें इनकी पुरानी कोई यादें दिखाई जाती हैं रिंतारो वगैरह की। और फिर उसकी मोम और रिंतारो कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। भाई न्यू ईयर आ गया, रियल लाइफ में वैसे न्यू ईयर आने वाला है, कैसा कोइंसिडेंस। तभी उसका भाई कहता है कि मैं न्यू ईयर के दिन भी सो गया। तो इसके बाद रिंतारो वगैरह फिर से इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर और कहते हैं कि इस साल भी हम ऐसे ही मज़े करके गुजारें। तो फिर आपस में ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सैरे करते हैं। फिर ये दोनों श्राइन पर जाकर प्रे करना शुरू कर देते हैं। और वागरी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो रिंतारो कहता है कि जाकर खाना खाएं। तो अभी पीछे से रिंतारो का भाई आ जाता है और कहता है कि शायद हम लोग एक ही श्राइन पर आ गए यार। और वो वागरी को कहता है तो तुम हो वागरी, मेरे छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर वागरी शर्माती हुई कहती है कि तो आप रिंतारो उनके बड़े भाई देवर से मिल गया, अपनी देवर ही होता है ना। तभी बड़ा भाई खुद को इंट्रोड्यूस कराता है वागरी से। तभी रिंतारो कहता है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ है, यहाँ कैसे आ गए। तो वो कहता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ही था, लेकिन मैंने तुम्हें दोनों को जाते हुए देख लिया था, तो मैंने तो उन्हें छोड़कर वागरी सान के साथ बात करने के लिए यहाँ पर पहुँच गया। तभी वागरी शर्माते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, मैं हूँ वागरी काओर्को, तुम्हारे भाई रिंतारो की गर्लफ्रेंड। तभी जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि वागरी से तुम कितने ज़्यादा पीस लेना चाहोगी, मैं तुम्हें खरीद के दे देता हूँ खाने के लिए। तो वागरी कहती है आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी आकर डेट ख़राब कर दी, तो मुझे ऐसा करने के लिए दो। तो हम देखते हैं फिर चिकन विंग्स को। अब चिकन विंग्स खा रहे हैं, इसके पीसेस की बात कर रहा था, वागरी खा रही होती है। फिर अभी जो बड़ा भाई होता है वो नोटिस करता है और कहता है कि आप मुझे समझ आई रिंतारो, तुम इतनी ज़्यादा केक पर मेहनत क्यों करते थे, बहुत खाती है ये। तभी ये लोग खा रहे होते हैं फ्राइड चिकन, लेकिन कुछ बच्चे जा रहे होते हैं और उनका जो फ्राइड चिकन होता है रिंतारो के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन रिंतारो अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो वो लड़के माफ़ी मांग कर वहाँ से चले जाते हैं और वागरी रिंतारो से कहती है कि तुम जाकर अपने हाथ धो लो। तो रिंतारो कहता है कि हाँ, लेकिन फिर मेरा बड़ा भाई इसके साथ अकेला हो जाएगा, वो नहीं चाहता इसका बड़ा भाई वागरी से कोई उल्टी सीधे बातें करे। तो वे रिंतारो तो अपने हाथ वॉश करने के लिए जा चुका है और वागरी और जो बड़ा भाई है, इसका मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ शायद, तो वो वागरी के साथ बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें रिंतारो की कुछ स्टोरीज बताता। तो वो कहती है कि रिंतारो की स्टोरीज, तो वो रिंतारो के बारे में बहुत कुछ उसे बताता है और फिर उसे थैंक्स कहने लग जाता है, क्योंकि उसका भाई वागरी की वजह से अभी बदलना शुरू हो चुका है। और वो बताता है कि रिंतारो बहुत ज़्यादा स्माइल भी करना शुरू हो सिर्फ तुम्हारी वजह से, सो थैंक यू। तभी वागरी उससे बड़े भाई से कहती है कि
26 दिसंबर को तुम्हारी बर्थडे थी ना? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि हैप्पी लेट बर्थडे। जब मैं रिंतारो के साथ खाना खा रही थी तब उसने मुझे बताया था दिसंबर में तुम्हारी बर्थडे के बारे में, और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो जब भी तुम्हारे साथ खेलता था बचपन में भी तभी उसे बहुत ज़्यादा खुश होता था वो। और तभी वागरी कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। तो फिर बड़ा भाई वागरी के बारे में सोचने लग जाता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा केयरिंग है। यही वजह है कि रिंतारो आज जितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। रिंतारो, तुमने अच्छी लड़की ढूंढी है यार। तब वो कहता है कि वागरी से, तुम मेरे भाई को पसंद करती हो ना, तुम्हारा लड़कों में अच्छा टेस्ट है। तो वो भी मुस्तब रिंतारो वहाँ पर आ जाता है और बड़ा भाई रिंतारो को छेड़ना शुरू कर देता है कि हम तो तुम्हारा खाना भी खाने वाले थे। तो रिंतारो सोच रहा होता है कि ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे। और फिर रिंतारो और वागरी सतातो को फूड के लिए थैंक्स कहते हैं और फिर वो हाथ हिलाकर वहाँ से चला जाता है गुड बाय करके इन्हें। और फिर वागरी कहने लग जाती है कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, आखिर वो तुम्हारा भाई है, अच्छा ही होगा ना। तो हम इसके भाई को भी देखते हैं मुस्कुराते हुए और फिर इन्हें भी देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग रिंतारो को उसकी क्लास में देखते हैं उसके ही दोस्तों के साथ। तभी जो वो होता है रोसामी रिंतारो से पूछता है कि तुम्हारे इयरिंग्स कहाँ पे नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी ना तुम्हें। वो छेड़ने लग जाता है रिंतारो को। तभी जो नासुसावा होता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मत उसे छेड़ो। तभी ओसामी कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपने रिंतारो के लिए। तभी इनके जो टीचर होते हैं वो कमरे में आ जाते हैं और फिर ये अपने टीचर को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तभी इसके बाद हम लड़कियों वाली साइड पर जाते हैं जहाँ पर वागरी खाना खा रही होती है, लेकिन मधुका उठकर उससे पूछती है, तो वागरी हमें सबको सच सच बताओ, क्रिसमस के दिन तुम दोनों के दरमियान जो हुआ था, क्या तुमने किस किया? तो वागरी शर्माने लग जाती है। और फिर हम सुबारू को देखते हैं जो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती इन चीज़ों में। तभी जो होती है मधुका सुबारू से पूछती है कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है वागरी की इन चीज़ों में, तुम नहीं पूछना चाहती कि, और कहती है कि शायद तुम मर्दों से इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं सकती थी इसीलिए ऐसा कर रही हो। तभी सुबारू कहती है कि नहीं, अब तो मुझे अपने जो डर है वो ओवरकम करने लग गई हूँ उन चारों की वजह से, हमारे चारों लौंडे हैं की वजह से। तभी वो वागरी से कहती है कि शायद मैं भी कुछ जानना तो चाहती हूँ। तो वागरी शर्माने लग जाती है और हम अभी इसके बाद देखते हैं कि सभी दोस्त किसी जगह पर खड़े होते हैं शायद स्कूल के बाद, और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे रिंतारो। तो रिंतारो की भी बर्थडे आ गई भाई। फिर हमें पता चलता है कि रिंतारो की बर्थडे एक हफ्ते बाद है, लेकिन ये सभी लोगों से पहले ही विश करना शुरू हो चुके हैं। फिर इसके बाद ये सभी लोग एक थीम पार्क में जाते हैं। आप लोग अगर थीम पार्क में गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर उसके बाद हमारा ओसामी जो है और रिंतारो को फिर से हमेशा की तरह छेड़ी जा रहा है। और हमारे प्यारे से रिंतारो को थीम पार्क में आना था, ऐसे मुझसे बार बार चढ़ी जा रहा। तो अभी जाते जाते जो दोस्त होते हैं आपस में बात करते हैं कि वागरी शान ने हमें सबको क्यों बुलाया थीम पार्क में उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रिंतारो की। तभी हमें दिखाया जाता है कि वागरी कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, और वैसे भी हम दोनों तो कभी भी इकट्ठे कर ही सकते हैं बाद में सेलिब्रेट। तो अभी इसके बाद ये जो रिंतारो इसके दोस्त होते हैं नासुसावा को अजीब से हेड पैड पहना रहे होते हैं और वो मना कर रहा होता है कि मैं नहीं पहनने वाला ये चीज़। फिर इसके बाद लड़कियाँ भी वहाँ आती है तैयार होकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती हैं भाई, कितनी प्यारी लग रही। तो भी इसके बाद नासुसावा को तो इन्होंने पहना ही दिया वो हेडबैंड, और खुद भी अजीब से कपड़े पहन लिए हैं। तभी इसके बाद ये सभी लोग मिलकर एक राइड पर जाते हैं, ट्रेन वाली जो होती है, और वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ये शो देखते हैं सभी मिलकर। फिर इसके बाद ये जो घूमने वाला जो होता है झूला, उसके ऊपर भी राइड करते हैं और रिंतारो कहता है कि कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वागरी भी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। ऐसे मज़े होने चाहिए ज़िंदगी। तो भी इसके बाद ओसामी को जो है भूख लग जाती है, और फिर ये लोग नात्सुसावा और सुबारू को इकट्ठे टेबल पर बिठाकर थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं सभी लोग, ताकि टेबल जो है उससे उस पर कोई और आकर ना बैठे। तो भी नात्सुसावा और सुबारू अकेले हो जाते हैं। तो भी सुबारू नात्सुसावा तो इकट्ठे टेबल पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। सुबारू नात्सुसावा से पूछती है कि क्या तुमने यूनिवर्सिटी अटेंड करने का सोचा है स्कूल के बाद। तो वो कहता है कि शायद अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता। मेरे दोस्त तो मुझे कह रहे हैं अगर तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो टी यूनिवर्सिटी जाओ। सुबारू कहती है कि टी यूनिवर्सिटी, मैं भी वही जाने का सोच रही हूँ। तो वो कहता है कि सच में? वो अब ये दोनों एक यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, इनकी जोड़ी बन रही है भैंस की, यहाँ देखना इनकी शादी होगी आगे जाके भैंस की। तभी नात्सुसावा जो होता है वो कहता है कि कभी हम दोनों इकट्ठे मिलें और इकट्ठे मिलकर स्टडी करें। तो भी फिर इसके बाद ये आपस में वैसे बातें कर रही होते हैं। सुबारू कहने वाली होती है कि हाँ ठीक है। तभी जो दूसरे दोस्त होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं
खाना लेकर। और फिर ये लोग खाना खाते हैं और फिर से अपनी सैरें करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस बार ये लोग जो वो हॉरर होता है ना घर थीम पार्क में, उसके अंदर जाते हैं। भैंस की आँख, लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा डर रही होती हैं। अगर आप लोग इस घर में अंदर गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं तो नहीं किया मैं। तभी उसामी हमेशा की तरह इन सबको डराता रहता है। और फिर इसके बाद ये सभी लोग इस रोड जो राइड होती है इस हॉरर हाउस के अंदर, उसमें बैठ जाते हैं। रिंतारो और वागरी इकट्ठे बैठते हैं। वागरी डर रही होती है तो रिंतारो उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसा बॉयफ्रेंड होता है, अब ये तुम भी पकड़ोगे किसी दिन किसी का हाथ। वो लग तो ये लोग अब ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक गोश्त आ जाता है। वैसे ऐसा नकली है, लेकिन जो हमारे लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा डर जाते हैं। एक दूसरे को गले लगा दिया दोनों ने। जो लड़कियां होती हैं वो आराम से बैठी इनकी तरफ हंस रही होती हैं। वागरी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी है। तो अभी ये सभी लोग इंजॉय कर उस घर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो हम लोग जिंदा बच गए, या फिर जिंदा ही बचोगे ना। फिर ये सभी लोग घर जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और सो जाते हैं मेट्रो के अंदर। वागरी रिंतारो के शोल्डर पर अपना सिर रखकर सोती है। यार क्या दिन ने। फिर इसके बाद ये सभी लोग अपना जो घर वाला स्टेशन होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रिंतारो सबको थैंक्स बोलता है उसकी बर्थडे मनाने गई थी, और वो भी कहते हैं यू आर वेलकम। फिर इसके बाद ये सभी लोग घर चले जाते हैं अपने, और हम फिर नासुजावा को उसके घर पर देखते हैं और सुबारू को देखते हैं उसके अपने घर पर। दोनों कुछ सोच रहे होते हैं। तो अभी सुबारू नासुजावा को मैसेज करती है और कहती है कि मैं सो नहीं पा रही। नासुजावा कहता है कि मैं भी नहीं सो पा रहा। तो सुबारू कहती है कि वो स्टडी सेशन का क्या, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि नेक्स्ट सैटरडे मैं फ्री होऊंगा शायद से, तो नेक्स्ट सैटरडे स्टडी सेशन रखते हैं। उसे बोला नहीं जा रहा यार, एक्सेंट मेरा। तो फिर ये एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और लेट जाते हैं। तो इसके बाद नासुजावा होशिना से मिलने के लिए जा रहा होता है और उसकी बहन उसके घर आ जाती है और कहती है कि मैं घर आ गई, तुम कहीं जा रहे हो क्या, तुम रिंतारो और दोस्तों से मिलने जा रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा ही कुछ है, और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि शुक्र है इसने नोटिस नहीं किया। तो भी हमारा जो होता है नासुजावा सेंट्रल गेट के पास आ जाता है, और वहाँ पर जो सुबारू होती है इसका पहले ही वेट कर रही होती है। तो ये सुबारू से जाकर कहता है तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। फिर इसके बाद ये सब दोनों एक कैफ़े में चले जाते हैं, जहाँ के जो होते हैं मैनेजर वो पहले ही सुबारू को जानते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पहले वाली सीट पर बैठना चाहोगी अपनी। तभी उनकी नज़र हमारे नासुजावा पर पड़ती है और वो कहते हैं कि ये कौन लड़का है तुम अपने साथ लाई हो, कितना ज़्यादा हैंडसम है। नासुजावा इसका रेफरेंस किए हैं दूसरी लड़कियों का भी। तो अभी ये दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने लग जाते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। ऐसे ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो इसके बाद जो सुबारू होती है वो नासुजावा का थैंक्स करती है, पर फिर ये दोनों पढ़ाई करके थक जाते हैं और कहते हैं कि मेरी तो एनर्जी ही खत्म होगी। तो सुबारू कहती है कि थोड़ी सी ब्रेक ले लें। तो नासुजावा कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे जो दिमाग है उसे थोड़ा सा आराम चाहिए। फिर नासुजावा को ऑर्डर करता है कॉफ़ी। सुबारू कहती है कि यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तभी नासुजावा सुबारू से पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो कहती है कि ठीक है पूछो। तो ये कहता है कि तुमने कोएड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का क्यों सोचा। इसका मतलब है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। तो वो ये कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक फीमेल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगी जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ, क्योंकि तुम्हें लड़कों से इतनी तुम्हारी बनती नहीं है ना। तो सुबारू कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंसिडरेट हो गए, तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे हो ना। तो वो शर्माता है। तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है इनका ऑर्डर ले। तो भी इसके बाद ये सब दोनों अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो नासुजावा कहता है कि वेल मैं तुम्हारे लिए परेशान तो होऊंगा ही, आखिर हम दोनों दोस्त हैं ना। तो वो कहती है कि हाँ सच तो है, अभी देखना दोस्त से आगे भी पड़ेगी इनके रिलेशनशिप। फिर वो बताती है कि मैंने पहले वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ज्वाइन करने के बारे में ही सोचा था, लेकिन फिर अगर मैं ऐसा करती तो मेरा डर कभी ख़त्म नहीं होता मर्दों का, इसीलिए मैंने टी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोचा ताकि मेरा ये डर भी ख़त्म हो पाए, और अगर मैं फ्यूचर में लॉयर बन भी जाऊँ तो मुझे परेशानियाँ ना हो, इसलिए मैंने टी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोचा। और कहती है कि इसमें तुम लोगों ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद, मेरा फियर ख़त्म कर। मुझे पता चला कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले अच्छे लोग, और इसलिए मैंने को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोचा, यानी टी यूनिवर्सिटी मर्दों और औरतों वाली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोचा, ताकि मैं हर किस्म के लोगों से मिल सकूं, उनसे बातें कर सकूं, मर्द हो या औरत, और खुद ग्रो कर सकूं। और शायद अगर मैंने आज अच्छा फ़ैसला ना किया तो शायद मैं फ्यूचर में भी इस पर रिग्रेट करूं। तो फिर ये कहती है कि खैर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पहले एक्सेप्ट भी तो होना पड़ेगा ना यूनिवर्सिटी में। तो नासुजावा कहता है कि वेल ये तो है। तो अभी नासुजावा उसकी तरफ देख कर सोचता है कि ये लड़की में कितना ज़्यादा कोरेज है, अब हमेशा बेहतरी की तरफ जाने की सोचती है, ये चीज़ एडमायर करने वाली है।
तो वे इसके बाद ये दोनों पढ़ाई कर कर जा रहे होते हैं और सुबारू कहती है कि आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ पढ़ाई करने में, शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए। और फिर उसे वो थैंक्स कर कर बाय करके जाने ही वाली होती है, लेकिन जो होता है नात्सुसावा सुबारू को रोकता है और कहता है कि शायद मैं भी उस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचूंगा, वही यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम। मैं ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ, शायद मुझे मेरा अपना रास्ता मिले। तो सुबारू कहती है कि ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, तो क्यों ना हम दोनों ही इकट्ठे वो वाला एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसकी ये बात सुन के नात्सुसावा सोच रहा होता है कि ये मुझे इतना ज़्यादा मुझ पर इतना ट्रस्ट कर, लेकिन शायद ये दूसरे लड़कों के बारे में भी ऐसे ही बात करती हुई। अबे साले वो तुझे पसंद करती है, समझ जा, इससे पहले कि देर हो जाए। तो सुबारू सोचती है कि मुझे इनके साथ अब आदत होगी, इनके साथ घूमने की, पढ़ाई करने की। लेकिन जब नात्सुसावा मेरे करीब आया था तो मेरा दिल अजीब ही तरीके से धड़कने लग गया था। आखिर वो क्या था? अबे तुझे प्यार हो गया नात्सुसावा से, भैंस की यहाँ कन्फेस कर दे उसे। नात्सुसावा को भी हो गया, ऐसे भी हो गया, भैंस की इनकी जोड़ी बनेगी, आगे जाकर देख लेना। तो इसके बाद हम बागुरी को देखते हैं जो कैलेंडर की तरफ देख रही होती है और उस पर लिखा होता है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है। वो सोचती है कि अगले मंथ हमारे एग्ज़ाम के बाद वैलेंटाइंस डे भी है। और फिर यहीं ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो वैसे एपिसोड के शुरू में हम लोग बागरी को थकी हुई देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल खेलने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है। तभी वहाँ पर सुबारू भी आती है जो रोने वाला मुंह होता है जिसका, और कहती है कि मैं बास्केटबॉल में बेहतर बनना चाहती हूँ। और बागरी से हौसला देती है और कहती है कि तुमने अच्छा किया। तो अगले सीन में बागरी अपने घर पर होती है, तभी वहाँ पर रिंतारो भी आ जाता है उसके घर पर। तभी उसकी मोम रिंतारो को देखकर कहती है कि तुमने अपने बाल डाई करा लिए ब्लैक फिर से, बड़े ही अच्छे लग रहे हो। तो वो कहता है कि माफ़ी मांगता हूँ अचानक आने के लिए, लेकिन मैं एक प्रेजेंट देना चाहता था आपको। तो बागरी कहती है कि कैसा प्रेजेंट? तो वो अपने साथ एक केक लाया होता है। तो उसकी मोम रिंतारो को भी वहाँ पर रुकने के लिए कहती है केक के लिए। तो बागरी कहती है कि वो नहीं रुक सकता यहाँ पर, वो ऐसा है ऐसा है। तभी रिंतारो मान जाता है रुकने। फिर वो केक को खोलता है और कितना ज़्यादा प्यारा केक किया है, कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। तो अभी वो सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपने अपने स्लाइस खाना शुरू कर देते हैं। देखने से तो लग रहा है सभी को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो बागरी भी स्लाइस खाती है और कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है रिंतारो, ये वो लकी बेस्टर्ड। तब रिंतारो बागरी की तरफ देखकर सोचता है कि जब मैंने इसके बर्थडे के लिए केक बनाया था तब भी क्या ये इतनी ज़्यादा खुश हुई थी। आई होप कि मेरी फीलिंग्स इस केक के ज़रिए उस तक पहुंच रही हैं। तो इसके बाद केक खाने के बाद बागरी और रिंतारो बाहर जाते हैं अपने सैर पर निकलने के लिए। तभी उसकी जो भाई और पीछे जमा होती है इन्हें क्या रखने का कहती है और फिर जा रहे होते हैं ये दोनों। तभी रिंतारो बागरी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती है कि बताओ। तो ये कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है एक पेस्ट्रियर बनने का, यानी जो केक बनाने वाला होता है वही। तो बागरी कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तो फिर तुम्हारी नंबर 1 कस्टमर बनकर। तो वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो तुम तो मेरा पूरा स्टॉक ही एक दिन में खा लोगे। वो कहती है कि मैं प्रोमिस तो नहीं कर सकती कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसे खा भी लेगी, दिखने में बस छोटी है, वेट इसका कुआं है जितना है। तो अब इसके बाद हमारे जो दूसरे साइड कैरेक्टर्स होते हैं चारों, वो किसी पार्क में बैठे होते हैं और हमारे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को कुछ गिफ्ट देते हैं वाइट डे के लिए। और फिर वो सामीन से पूछता है कि तुम्हारा मॉक एग्ज़ाम कैसा गया। तो इन्होंने जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम था वो दे दिया है और सुबारू बताती है कि मेरा तो एवरेज ही गया। तो वो कहता है कि तुम जैसे जीनियस लोगों का भी एग्ज़ाम ऐसे एवरेज गया हुआ कितना स्ट्रगलिंग होगा। तो अभी सुबारू तो अपनी कुछ टेक्स्ट बुक लाई होती है उसके साथ पढ़ने के लिए नात्सुसावा के साथ। तो सामी कहता है कि जब तक तुम लोग आपस में पढ़ रहे हो क्या मैं वो ये पुल अप बार्स होती हैं वहाँ पर जाकर खेल सकता हूँ उनके साथ? बड़े अजीब है यार, ये ऐसी सोच होनी चाहिए। तभी इसके साथ जो होती है मुदोका, वो भी इसके साथ ही भाग कर चली जाती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं ये दोनों, देखना ये भी कपल बने नहीं आने जाते। ये लोग तो भाग चुके हैं इनके पीछे, फिर वो भी चला जाता है मरा या तो अब दोनों अकेले रह चुके हैं नात्सुसावा और सुबारू। तो सुबारू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं माँ हूँ इन शैतान बच्चों की। तब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सुबारू इसे थैंक्स कहती है उस दिन के लिए और वो भी कहता है वो वेलकम। तभी ये पीछे देखते हैं और उस हमें उल्टे काम कर रहा होता है, बोला बार पर कुछ स्पिन कर रहा है यार। नीचे वो भी लेटी हुई है, मोदोका शायद से गिर गई है। वो कैसा बंदा है यार, ऐसे दोस्त होने चाहिए। तो फिर सुबारू उनकी तरफ देख कर कहती है कि हम लोग किसी और दिन पढ़ाई कर लेंगे, कि आज का दिन वो वेस्ट नहीं करना चाहती पढ़ाई पर। हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहती है, क्या पता वक्त कब खत्म हो जाए। तभी वो उठती है और उन्हें हरामी लोगों को जाकर ज्वाइन कर लेती है। पीछे से हमारा जो होता है नात्सुसावा बैठा सोच रहा होता है कि ये क्लियर है कि मेरे लिए इसके लिए फीलिंग्स पड़ रही हैं मेरे दिल में। इसे समझ आ गया कि उसे प्यार करने लग गया है, लेकिन कहता है कि शायद वो
हमारे साथ दोस्त बनकर ही रहना चाहती है और मेरी जो ये फीलिंग्स है वन साइडेड बनकर ही रह जाएंगी। अभी साले वो भी तुझे पसंद करती है, समझ जा। और कहता है कि उसे स्माइल करते देखकर मेरा हौसला नहीं होता कि मैं उसे आई लव यू कहूँ। भाई साहब देखा, मुझे पता था शुरू से भी ये भी उसे प्यार करेगा। और वो कहता है कि इसीलिए मैं उसे नहीं बता। तो सुबारू पीछे मुड़ती है और उसे भी ज्वाइन करने का कहती है इनके खेल में, और ये भी उन्हें जाकर ज्वाइन कर लेता है। तभी ये सभी लोग वापस अपने घर जाने लग जाते हैं। सामी कहता है कि वाह मैं तो थक गया, लेकिन मुदोका कहती है कि मज़ा तो आया। फिर वो जो होता है हमारा या तो बताने लग जाता है कि 10 साल पहले जो केकियो की जो विंडोज़ होती थी, इनकी जो सर्टेन्स होती थी वो लड़कियां बंद नहीं करती थी। मेरा बड़ा भाई भी चितौरी में ही पढ़ता था, सबसे बड़ा। तो 10 साल पहले वो पढ़ता था मैं, और मेरे बड़े भाई ने ही बताया था जब वो पढ़ता था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नरेटर हमें बता रहा होता है कि हमारा सेकंड ईयर जो था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े से भरा हुआ था। हमने इस साल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और अब हमारा थर्ड ईयर शुरू होता है। तो गाइस हाई स्कूल का इनका थर्ड ईयर अब शुरू हो चुका है, यानी इनका स्कूल अब ख़त्म हो जाएगा, फिर बारी आएगी कॉलेज की। तो अब हम देखते हैं कि इनके जो बेकरी होती है उसमें रिंतारो केक बना रहा होता है। जो इसके डैड होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो वर्कर कहते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि क्या स्मोकी सर इस लड़के पर आजकल कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो इनकी मॉम इनकी तरफ देखती है और कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही। तो इसके बाद रिंतारो अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है और उन्हें बताता है कि वो एक पेस्ट्री बनना चाहता है, यानी केक बनाने वाला। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा बनना चाहती हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो गाइस ये सपना तो मेरा भी था, किसी जापान या यूरोप की कंट्री साइड में मेरा प्यारी सी छोटी सी बेकरी होती, एक प्यारी सी फैमिली होती। लेकिन क्या करें हम, किस्मत हमारी, मूव ऑन करना ही तो पड़ेगा इससे। फ्यूचर में शायद हम जापान जाएं और वहाँ पर जाकर मैं अपनी छोटी सी बेकरी खोलूँ। आई होप कि ऐसा। तो खैर अभी वीडियो पर चलते हैं। तो फिर रिंतारो कहता है कि कोई गारंटी नहीं है कि मैं इसमें कामयाब हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो यही एक काम आता है मेरे दिमाग में जो मेरे पास सेंस बनाता है, यानी मुझे यही काम करना आता है। शायद पहले वाला रिंतारो ऐसा नहीं कहता, लेकिन अब मुझे इस काम में मज़ा आने लग गया और यही काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इसके लिए। तो अब मुझे पता है कि अगर मैंने ये चुना तो मुझे फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा। तो फिर इसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस पर ऑब्जेक्ट करने का मेरा कोई हक नहीं बनता। तो वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पेस्ट्री बनना चाहते हो तो तुम अलाउड नहीं होगे हमारी जो ये दुकान है इसमें काम करने के लिए। भाई क्या मतलब इसके डैड का, अपनी दुकान में काम नहीं करेगा तो फिर कहाँ पर करेगा? और वैसे भी बच्चों के लिए तो दुकान छोड़ के जानी है, इसने बुढ़ा हो गया अब। तो खैर वो फिर डिनर का थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है इन्हें छोड़ के। बड़ी अजीब बात कही इसके डैड। तो रिंतारो भी वैसे कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर रिंतारो का पेट भर चुका है, वो खड़ा होता है जाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि क्या हम लोग डिनर डेजर्ट करें? तो वो दोनों बैठ जाते हैं और एक पेस्ट्री होती है मज़ेदार सी। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे केक खाया करते थे मुझसे छुप कर। तो हमें छोटा रिंतारो दिखाया जाता है केक खा रहा होता है। तो इसकी मॉम बताती है कि तुम्हें पता है कि हमारा जो ये पेस्ट्रियर है इसका नाम प्लेन पेस्ट्रियर कैसे? जब तुम्हारे डैडी यंग थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि वो जब भी अपना ये स्टोर है वो खोलेंगे तो वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जैसे भी हों सभी को आकर खाना खिलाना चाहते हैं किसी भी टाइम पर। और ये बात तुम पर भी लागू होती है उसके बच्चों पर। जब तुम लोग केक खा रहे थे तो तुम्हारे डैड तुम्हारी तरफ बहुत ही बड़ी स्माइल से देखते थे, और तुम फ्यूचर में जब भी अपने काम से थक जाओ तो तुम हमारे पास यहाँ पर आ सकते हो। हम तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में रखेंगे, अपनी बाजुओं में खोल के, यानी गले लगाएंगे। खैर माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं इसकी जैसे भी। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि फ्यूचर में जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमारे पास आ जाना। ये बात कभी भी मत भूलना। तो भाई कितनी ज़्यादा प्यारी फैमिली है। तो इसके बाद हम लड़कियों के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ असेंबली में खड़ी होती हैं, क्योंकि इनका अभी थर्ड ईयर शुरू हो रहा है ना। सभी लोग वहाँ पर खड़ी हैं। तभी इनकी टीचर आती है जो आकर इन्हें माइक पर कुछ बोलती है। बड़ी गुस्से वाली लगती है यार ये। तो हम हमारी जो होती है वागरी से भी देखते हैं जो थोड़ी सी सैड लग रही होती है। फिर इसके बाद हम लड़कों वाली साइड पर आते हैं। तो इनकी क्लास देखते हैं हम 3-1, जहाँ पर उसामी कहता है कि तो फाइनली हमारी जो सेरेमनी है वो ख़त्म हो चुकी। और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनके जो होमरूम टीचर होते हैं पिछली क्लास वाले वही फिर से इन्हें ये इसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं।
इनके फेवरेट टीचर। कितने ज़्यादा खुश हैं सभी लोग। तभी इनके क्लास में वही टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा फेवरेट टीचर, तो सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, इसका नाम नहीं मुझसे बोला जाता, बड़ा मुश्किल है यार। और फिर ये सभी लोग बैठते हैं तो इनके टीचर कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट ईयर है इस रोल में, तो तुम जितना हो सके अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करो, वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। भाई सही बात कह रहे हैं वो, स्टूडेंट लाइफ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसी यादों को सोच के तुम्हें उदासी हुई महसूस होगी, सैड फील करोगे। तो फिर ये सभी लोग अपनी अपनी सीट्स होती हैं वो भी डिसाइड कर लेते हैं। और जब ये लोग अपने स्कूल से बाहर निकलते थे तो लड़कियां और भी दोनों सारे लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन मिलने की बजाय अपने मुंह फेर लेते हैं। लड़के दूसरी तरफ, लड़कियां दूसरी तरफ। क्या हुआ है ना थर्ड ईयर में आकर। और वागरी सहन लड़कियों में कितनी ज़्यादा छोटी लगती है यार, मिडिल स्कूल की लगती है ये। क्यूट भी है वैसे वह काफ़ी। तो अब ये सभी लोग जो लड़कियां और लड़के होते हैं कहीं तो वागरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, घूमने जाना है इन सभी ने, लेकिन वागरी अभी तक आई नहीं। तभी वागरी का जो होता है कॉल आती है रिंतारो को, वो कहती है कि मोम मोम बेहोश हो गई। तो रिंतारो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी हम हॉस्पिटल के में इनकी मोम और इसके भाई को भी देखते हैं वागरी के। तो अभी रिंतारो और सुबारू जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ चुके हैं और उसकी मोम से बातें करते हैं। तभी उसकी मोम कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ हम सबको परेशान करने के लिए। तभी वहाँ पर जो वागरी के डैड होते हैं वो भी आ जाते हैं, फोकस। हाँ, उसकी वागरी की मोम कहती है कि काम का क्या, तो काम को छोड़कर आ गया अपनी बीवी के लिए, वह आएगा ही, बीवी है उसकी। तो जो वागरी होती है वो उसके डैड को सुमोगी से यानी रिंतारो से इंट्रोड्यूस कराती है। कहती है कि ये बंदा है मैं जिसे डेट करनी आसानी से बोली, और रिंतारो को बताती है कि ये मेरे डैड है। तो वागरी के डैड रिंतारो से कहते हैं नाइस टू मीट यू। बहस की यहाँ कैसा सर कहाँ पर मिलेगा, उसने कुछ कहा भी नहीं रिंतारो को पूरा। तो इनकी जो मॉम है अभी डिस्चार्ज भी होने वाली है कल को। तो अभी जो सुबारू होते हैं सुबारू रिंतारो वापस जा रहे होते हैं और सुबारू कहती है कि वागरी कितनी ज़्यादा परेशान, तो शायद से अब हमें कम परेशान होना पड़ेगा क्योंकि मॉम जो है कल को डिस्चार्ज हो रही है। तो रिंतारो कहता है कि हाँ। तो भी हम वागरी की फैमिली पर आते हैं जहाँ पर वागरी रिंतारो, जहाँ पर वागरी उसके डैड और उसका भाई भी होते हैं और ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। तो वागरी कहती है कि आप दोनों अकेले डिनर कर लीजिए, मुझे अपने कमरे की कोई सफाई करनी है। तो उसके डैड पूछते हैं तो ठीक तो है ना, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक हो। तो हम वागरी को देखते हैं जो अपने कमरे में रो रही है अपनी मौत के लिए। तो अभी वागरी अपना मोबाइल खोलती है जहाँ पर उसे सबके मैसेज आए हुए हैं ग्रुप चैट में, सारी जितने दोस्त थे। तो वागरी खड़ी होती है और बाहर भागती है। उसका भाई कहता है कि तुम कहाँ जा रही है। वो अपने घर से बाहर निकलती है तो रिंतारो को देखती है जो कि एक घर पर आ रहा होता है। तभी रिंतारो की तरफ भागती है, उस पर छलांग मारती है, उसे गले लगा देती है, दोनों नीचे गिर जाते। तो रिंतारो वागरी से पूछता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, थोड़ा सा रो भी रही होती है। तो रिंतारो कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए परेशान था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया। तो वागरी कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। और वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग रिंतारो और वागरे को रात के वक्त चलते हुए देखते हैं जहाँ पर वो वागरे की मौत की कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वागरे बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, यह तो सच है। और उससे अपना पुराना वक्त याद दिलाती है जब हमने डेटिंग वगैरह स्टार्ट की थी। तभी रिंतारो के पता नहीं कौन सा कीड़ा उठता है और वागरी को किस कर लेता है, भैंस की साला। और कहता है कि जब भी तुम परेशान हो और किसी से बात करने का मन करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं फ्लैश की तरह तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो वो कहती है कि थैंक यू। फिर रिंतारो से छोड़कर थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहाँ पर बैठकर बड़े उदास सा चेहरा बना लेता है और सोचने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर से मैं अजीब ही हरकतें करना शुरू कर देता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि वागरी अपनी फैमिली के साथ कहीं तो जा रही होती है और इसकी जो मोम होती है वो भी अब ठीक हो चुकी हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। तो जब वो घर पहुँचते हैं तो घर पर हमारे तो सारे दोस्त हैं वो पहले से ही बैठे होते हैं इनके लिए पार्टी रख के। तो फिर ये सभी लोग पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं, खाना खाते हैं। मैं इसकी कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन लोगों को खाना। तो भी सब इसके बाद ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वागरी बहुत ही क्यूट तरीके से खाना खा रही होती है। तो जो होती है मदोका और वागरी के चीक्स पकड़ कर कहती है कि देखो रिंतारो, ये एक बिल्कुल स्क्वायरल की तरह लग रही है, यानी गुलहरी की तरह। तो रिंतारो सोचता है कि इसका पेट नहीं कभी भी भरने वाला। तो वो कहती है कि खाना इतना ज़्यादा टेस्टी है, मेरा पेट ही नहीं भर रहा खाते हुए। मैं छोटी सी है लेकिन खाना देखो कितना खाती है। तो रिंतारो सोचता है कि ये जैसे भी है
मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अभी रिंता और वागरी के जो मॉम और डैड होते हैं वो इन सभी लड़कों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे सभी कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, इतने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, बातें करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, सारे ही लोग बड़े ही वंडरफुल हैं, खासकर रिंतारो को। और फिर उसके डैड वही बात याद करते हैं जब वागरी ने रिंतारो को उसके डैड से इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी इनका जो होता है वो जूस खत्म हो जाता है। तो वागरी के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं और ज़्यादा खरीद कर लाता हूँ मोड़ से। तो सुमोगी यानी रिंतारो से कहते हैं कि तुम आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते। तो रिंतारो भी खड़ा हो जाता है और उसके डैड के साथ थोड़ी सी बातें करने लग जाता है। वागरी सोच रही होती है कि ये कौन सी बातें कर रहे हैं। तभी हरियो मोदोका और उसामी होते हैं, दोनों ही हरामी हैं इसकी, आकर वागरी को छेड़ने लग जाते हैं कि इस ससुर और दामाद की बातें हो रही हैं। वागरी शर्माती है, ये दोनों नहीं सुधरने वाले फैंस की एक तरीके की लिए दोनों। तो अभी इसके बाद रिंतारो और वागरी के डैड फैमिली मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो रिंतारो उसके डैड से सामान उठाने का कहता है कि मैं उठा लेता हूँ, आप परेशान मत हो। तो वो कहते हैं कि थैंक यू। फिर इसके बाद वागरी के डैड रिंतारो से पूछते हैं कि तुम वागरी से कब मिले थे। तो वो बताता है कि लास्ट अप्रैल में मैं वागरी से मिला था। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसा है, तुम ही हो जो वागरी की हमेशा मदद करते थे। तो अभी इसके डैड बहुत सारे जूस खरीद लेते हैं और कहते हैं कि इतने सारे जूस काफ़ी होंगे। तो रिंतारो कहता है कि मैं उठा लेता हूँ ये सब। तो उसके डैड कहते हैं वागरी भी ऐसा ही सोचती है, वो चाहे कि जितने भी ज़्यादा बर्डन में हो लेकिन वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है, इवन अपने पेरेंट्स के सामने। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में थमा दूँ। वैस यहाँ पर तो शादी की बातें होने लगी इन दोनों की। तो उसके डैड कहते हैं कि अब मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों में अपनी बेटी का हाथ थमा रहा हूँ, तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखोगे ना। तो फिर रिंतारो कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे बुरा भला कुछ कहने लग जाएंगे अपनी बेटी की वजह से और मुझे अपनी इयररिंग भी उतारनी पड़ेंगी। तो इसके डैड कहते हैं कि ऐसा मत सोच, पहले मुझे तुम्हारे पहले ब्लोन हेयर थोड़े से अजीब तो लगे थे, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इंसान ही चुनेगी। काओरू को तुम पर इतना ज़्यादा यकीन रखती है, तुम्हें खजाने की तरह रखती है, तो मैं भी तुम पर यकीन रखूंगा अपनी बेटी की तरह। तो फिर अभी ये दोनों घर वापस आ चुके हैं सारा सामान खरीद कर। तो वागरी रिंतारो से पूछती है कि तुमने और डैड ने कौन सी बातें की। तो वो सोचता है थोड़ी देर बाद पर कहता है कि वेल ये तो एक सीक्रेट है। वागरी कहती है कि तुम भी अब मॉम की तरह ही हरकतें कर रहे हो। तो फिर उसके जो वागरी के डैड होते हैं जाकर बैठ जाते हैं उसकी मॉम। तो वागरी की मॉम कहती है कि देखा मैंने तुम्हें बताया था ना वो एक अच्छा इंसान है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक थी, वो एक सिंसियर इंसान है। और सिंतारो की तरफ देखकर सोचते हैं कि ये लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का ख्याल भी रखता है, तो जब तक ये मेरी बेटी का ख्याल रखता है यही मेरे लिए मैटर करेगा। तो अभी फिर हम अगले सीन में स्कूल में देखते हैं रिंतारो बास्केटबॉल खेल रहा होता है दूसरी टीम के साथ, और इनके जो दोस्त होते हैं वो भी होते हैं, और रिंतारो की टीम जीत जाती है क्लास 1। और फिर उसामी आकर इसे पानी देता है तो ये दोनों बैठ जाते हैं। और फिर हम आयातो को भी खेलते हुए देखते हैं जो कि जिता देता है फिर से इनकी टीम को। तो इनके जो टीचर होते हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, फ़ख्र होता है वही उन्हें। और दूसरी क्लास का जो टीचर होता है इसकी आंख वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है। ऐसे टीचर होने चाहिए मज़े करने वाली। हमारे टीचर तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थे, स्कूल बिला वजह भैंस की आंख दिमाग खाते थे और मारते थे हमें। और इन तारों की टीम भी वो फाइनल्स में भी जा चुकी है। और फिर हम एक दूसरी टीम को देखते हैं। ये जो लोग हैं ये मुझे देखे हुए लग रहे हैं किसी और एनिमे में। ये हाइकू जैसे बंदे नहीं लग रहे। कोई कोई पीछे जो गंजा सा है वो भी हाइकू में होता है, हाइकू एनिमे में। तो खैर फिर दूसरी क्लास का जो टीचर होता है हमारे टीचर को कहता है कि मेरे लड़के फाइनल्स में तुम्हारी टीम को बहुत बुरी तरह हराएंगे, तो तैयार रहना इसके लिए। तो हमारे टीचर कहते हैं कि मैं हमेशा से ही तैयार हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। तो इसके बाद हम फिर लड़कियों की टीचर्स को भी देखते हैं जो हमेशा की तरह गुस्से में ही है। तो वागरी से कहती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो मैं हमेशा की तरह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूँगी। तो वागरी उससे कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद वागरी बाहर आती है जहाँ पर इंतारो पहले से ही होता है। और फिर वागरी और इंतारो फिर से डेट पर जाते हैं और हम वागरी का एक प्यारा सा पैनल देखते हैं। और फिर ये दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में बैठते हैं जहाँ पर रिंतारो इसे वो वीडियोस दिखा रहा होता है अपनी टीम की फुटबॉल, बास्केटबॉल और डॉज बॉल की, जहाँ पर वो देखती है कि आयतो ने इनकी टीम को डॉज बॉल में जिताया था। तो वो कहती है कि ये लोग किस तरह ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, किस तरह ज़्यादा एथलेटिक है, और कहती है कि तुमने अभी अच्छा किया तो इसी रिवार्ड के तौर पर मैं तुम्हें अपनी आइसक्रीम में से एक बाइट लेने दूँ। और भैंस की कितना ज़्यादा लगी है रिंतारो। तो वो वागरी की जो आइसक्रीम होती है उसमें से एक लेता है भैंस की आँख। फिर इसके बाद ये दोनों चल रहे होते हैं। तो अभी रिंतारो की नज़र कुछ पौधों पर पड़ती है, शायद से फूल है, तो वो उनकी पिक्चर लेने लग जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं इनके जैसा भी एक केक बनाऊंगा। ऐसे ही रेफरेंस लेते हैं। और फिर वागरी भी इसके साथ बैठ जाती है और कहती है कि रिंतारो तुम कितने ज़्यादा कूल हो,
तो रिंतारो उसकी तरफ देखता है और फिर अब रिंतारो ऐसे पूछता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद अब फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है कि अभी मुझे श्योर नहीं है, मैंने कोई यूनिवर्सिटी सोच तो रखी है लेकिन मुझे पता नहीं है मैं क्या करना चाहती हूँ। अभी तक तो मैंने किसी डिपार्टमेंट के बारे में भी नहीं सोचा। तो रिंतारा कहता है कि तो ठीक है, हाउस वाइफ बन जाना भाई, तो हाउस में ही अच्छी लगेगी, क्यूट सी। तभी वागरी रिंतारो का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आई एम सॉरी, तुम कितने ज़्यादा काइंड हो और मैं तुम्हें सच नहीं बता रही थी, मैं इसकी आंखें झूठ बता रही थी उसे। और फिर अभी ये बताती है उसे कि ये क्या करना चाहती है फ्यूचर में। तो बताती है कि मैं एक ऑब्स्ट्रेक्ट्रिशियन जियोनोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, यानी ये एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती है। तो खैर अभी हम देखते हैं कि वागरी अपने भाई से मिलता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है कि फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं और ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तो रिंतारो को भाई रिंतारो से पूछता है कि तुमने स्कूल के बाद अब क्या करने का सोचा है, तुम्हारा स्कूल तो ख़त्म होने वाला है ना। तो रिंतारो बताता है कि उसने एक पेस्टर बनने का सोचा है, यानी केक बनाने वाला। और वो कहता है कि मैं स्कूल के बाद अभी और नहीं पढ़ना चाहता, मैं फ़ौरन ही काम पर रखना चाहता हूँ केक बनाने वाले। वाह। और कहता है कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता चाहता हूँ। उसका भाई कहता है कि रिंतारो तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग, तो वो शर्माता है। तो अगर रिंतारो के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम्हें अपने टीचर को भी इसके बारे में बताना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। तो रिंतारो कहता है कि थैंक यू। तो फिर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इसके बाद ये सभी लोग घर जा रहे होते हैं, तभी रिंतारो को हायातो का मैसेज आता है ग्रुप चैट में और वो कहता है कि मैं तुम सबसे कोई बात करना चाहता हूँ, मुझसे मिलो। तो फिर भी इसके बाद ये सभी लोग एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पर हायातो किसी झूले के ऊपर चढ़ रहा होता है और कहता है कि यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है। तो रिंतारो ने बताता है कि उसका ख्वाब रहा है पुलिस ऑफिसर बनना, तो और एक एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा नर्वस तो होगा। तो इसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी हायातो के। तो तभी हमारा उसामी जो होता है वो भी ज्वाइन करने के लिए चल जाता है। उसामी नहीं, वही छोड़ने वाला जूडो को। यहाँ पर भी इसे देखेंगे उल्टे कामों में। तभी एक बच्चा नीचे गिरता है झूले से, लेकिन हायातो उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं कैसा पुलिस वाला बनना चाहता हूँ जो बच्चों की हिफाजत करे और उन्हें सेफ महसूस कराए। अच्छी बात है भाई, हमारे पुलिस वालों से तो अच्छा ही है। इसके बाद वो जो झूले होते हैं वो पुलिस वालों की तरह थोड़े से ट्रेनिंग की तरह बने होते हैं। तो ये सभी लोग उस पर इंजॉय करते हैं। फिर वो सामने बताता है कि वो एक किंडरगार्टन में टीचर बनना चाहता है। वाह भाई। तो वो दूसरे लड़के के हाँ तुम पर ये काम सूट भी करता है, बच्चों को संभालना, खुद भी तो ये बच्चा जैसा ही है। तो ये बताता है कि जो मेरे नेबर की मॉम्स हैं सभी लोग मुझे बताते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर हुआ और अगर लोग कहते हैं कि मैं ये काम अच्छा से तरीके से कर सकता हूँ तो मैं इसे एक ट्राई तो दूंगा ही। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, मेरे में तो नहीं। तो फिर इसके बाद रिंतारो की बारी आती है और वो बताता है वही पेस्ट्री बनना चाहता है वो, और अभी स्कूल के फ़ौरन बाद ही वो काम शुरू करना चाहता है। तो इसके बाद हमारे नात्सुसावा की बारी आती है और वो कहता है कि वो एक हाई स्कूल टीचर बनना चाहता है डांस की। अगर ये हमारा टीचर होता तो मज़ा ही आ जाता, काश। और वो कहता है कि ये बात मैंने खुद नहीं सोची बल्कि मुझे रिकमेंड की गई थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये अपने टीचर के साथ होता है और इसकी मदर भी साथ बैठी होती है। वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो इसके टीचर कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरी तरह एक टीचर बन जाओगा स्कूल में, मैं भी तुम्हारी तरह ही पहले था। तो अभी थोड़ा सा सोचता है और फिर मान ही जाता है। भाई उसे भी कुछ करना पता नहीं क्या करूँ, मेरा भी ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। मैंने भी हाई स्कूल पूरा कर लिया और मुझे पता नहीं चला मैं क्या करूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी आती, ना मैं इस कंट्री में रहना चाहता हूँ, ना मेरे पास पैसे भैंस की हैं, फंसा पड़ा हूँ मैं भी। चलो फिर नात्सुसावा कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन अब मैं शायद टीचिंग शुरू कर दूँ ताकि मैं दूसरे लोगों को तो सिखा सकूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी डी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ, वही स्वारू वाली यूनिवर्सिटी। तो उसके दोस्त समझते हैं इसे, तो फिर भी अपने दोस्तों से ही थैंक यू करता है क्योंकि वो लोग इसे समझते हैं। तो वो कहते हैं कि दोस्त इसलिए तो होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए भैंस की यहाँ ज़िंदगी में, हमारे यहाँ तो सारी मतलबी। खैर तो फिर इसके बारे में तारो कहता है कि कुछ भी हो जाए आज हो या फ्यूचर में, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये भी ना बात, और हम तुम पर हमेशा प्राउड करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नात्सुसावा के पैरों में कुछ रस्सियाँ बंधी हुई देखते हैं जो कि अभी खुलने लग जाती हैं। इसका मतलब है कि उसे अपना रास्ता मिल चुका है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। मुझे तो नहीं मिला अभी तक भैंस की आँख, फैमिली वाले तो मुझे दिमाग ख़राब कर देते हैं। खैर फिर इसके बाद वो सभी लोग इकट्ठे जाना शुरू कर देते हैं। तो आज फिर रिंतारो अपने रूम में बैठा होता है, तभी वागरी का SMS आ जाता है जो कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, आज के दिन ही हम लोग 1 साल पहले कपल बने थे। भैंस की आँख 1 साल हो गया मैं कपल बने, इतनी जल्दी वक्त बीत गया।
तो अब इसके बाद हम लोग वागरी को देखते हैं जो कि स्कूल में बैठी किसी से मैसेज कर से बात कर रही होती है। तो सवार पूछती है किरण क्या कर रही है, तो वो कहती है कि मैंने वादा किया था रिंतारो को उनसे कि मैं उससे मैसेज पर बात करूंगी। तो फिर हम लोग इनका पास्ट देखते हैं। जब वागरी ने सवारू को बताया था उसके घर जाकर वो रिंतारो को डेटिंग कर रही है, तो सवारू कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सवारू का घर है, भैंस की यहाँ कितनी ज़्यादा अमीर है ये। तो अब इसके बाद रिंतारो एक पेस्ट्री के बाहर आता है, बेकरी के बाहर। इसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझसे तो नहीं पढ़ा, शायद से इटालियन नाम है। तो इसके अंदर आता है वो और वहाँ पर कोई लेडी पहले से ही केक ऑर्डर कर रही होती है अपने बच्चे के लिए जो कि 6 साल का होने वाला है। तो यार अभी रिंतारो की बारी आती है और फिर रिंतारो सोच रहा होता है कुछ, तभी एक आदमी आता है बलून बालों वाला जिसने कानों में पियर्सिंग भी की हुई है और रिंतारो से अचानक ही आगे आकर पूछता है कि तुम क्या चाहते हो बच्चे। तो रिंतारो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो जो होता है आदमी वो रिंतारो को पहचान लेता है। ये वही आदमी जो हमने पहले भी देखा था जब रिंतारो ने बाल अपने किए थे। एनिमे में हमने देखा होता बालों को रंग किया था इसी पेस्ट्रियर की वजह से, क्योंकि वो भी पेस्ट्री बनना चाहता था ना। वो भी रिंतारो को पहचान लेता है और रिंतारो से कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हो, क्या तुम्हें हमारे केक इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। तो वो आदमी थोड़ा सा हैरान होता है। तो रिंतारो से कहता है कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। कि मैं रोज़ होकर कहता है कि मेरे मुँह से निकल गया, नशा नहीं कहना चाहता, जैसा नहीं कहना चाहता। तो शॉप वाला कहता है कि तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तो क्यों ना बाद में बात करें मिलकर और हम फिर केक भी खाएंगे। तो इसके बाद हम इस आदमी को बैठे हुए देखते हैं रिंतारो के साथ। अभी रिंतारो का इंटरव्यू शो होने वाला है। जो हम एपिसोड के शुरू में देखते हैं रिंतारो उसी आदमी के बेकरी वाले आदमी के साथ बैठा होता है, खाना खा रहा होता है और बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। तभी वो आदमी रिंतारो से पूछता है कि तुमने केक बनाना क्यों शुरू किया। तो वो बताता है अपनी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली की भी एक पेट्रियस्ट है, प्लेन पेट्रियस्ट के नाम से, और मेरे डैड से मैंने केक बनाना सीखा है। 1 साल पहले मेरे एक दोस्त के लिए मैंने केक बनाना था, तभी से ही मैं रोज़ाना केक बनाता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा तो ऐसा है। तो हम पीछे से देखते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं उसी बेकरी में दूसरे, वो भी रिंतारो की तरफ देखते हैं और उसके बारे में बात कर कहते हैं कि ये बच्चा रोज़ाना यहाँ पर आता था केक ख़रीदने के लिए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर काम करना चाहता है, इसमें हिम्मत तो है। तो खैर अब हम वापस आते हैं अपने उसी आदमी पर जो रिंतारो से कहता है कि हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा केक बनाने में, लेकिन रिंतारो हमारा बहुत ज़्यादा लॉक्ड इन रहता है। तो वो आदमी रिंतारो को देखकर खुश हो जाए। तो वो आदमी अपना नाम बताता है लूसेंस डोरेंट। तो ये फ़ॉरेन है भाई, फ़ॉरेन बंदा। तो रिंतारो कहता है कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा पेस्ट्रियन बनना चाहता हूँ, अपने डैड से भी और आपसे भी बड़ा। तो वो आदमी कहते हैं फिर तो तुम्हें एक अवार्ड जीतना पड़े। तो इस आदमी ने एक अवार्ड भी जीत रखा है केक बनाने का। तो रिंतारो कहता है कि मैं ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा एक दिन वो। तो इसके बाद रिंतारो अपने कमरे में लेटा हुआ वागरी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वागरी को बताता है कि वो ऐसा काम कर रहा है। तो वागरी उसे कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तो तुम वहाँ पर काम कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन रिंतारो हमारा थोड़ा सा डरा हुआ होता है। तो वागरी कहती है कि मैं हैरान हुआ कि मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे डरे हुए देखा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम हमेशा मेरी मदद करते थे ना, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हें हौसला दूँगी और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें हक कर। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ज़िंदगी में, फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो। तो अब हम फिर से उसी जो पेस्टेंट होती है वहीं पर आते हैं, आदमी वाली, जहाँ पर रिंतारो ने अब काम करना शुरू कर दिया है। तो लोसस जो होता है आदमी, और रिंतारो को वहाँ पर सभी एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर रिंतारो अपना मास्क पहन कर काम करना शुरू कर देता है भाई। इसके बाद हम वागरी को उस बात को देखते हैं जो वागरी की मोम से बात कर रहे होते हैं और वागरी की मोम कहती है कि मैंने तुम्हारा खाना पैक कर दिया और अपने एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना। तो ये दोनों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद वागरी और सबारू एक ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में वागरी सबारू से कहती है कि तो अब हम एग्ज़ाम को रोक करती हैं, यानी एग्ज़ाम को फाड़ देंगे हम भैंस की आँख। सबारू कहती है कि हाँ लेकिन मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो वागरी कहती है कि मैं नर्वस तो मैं भी हूँ थोड़ी सी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ। तो इसके बाद वो लड़कों की कुछ फ़ोटोज़ देखती हैं और हमारी जो सबारू होती है नात्सुसावा के बारे में सोच रही होती है। भाई सोचेगी ही ना, प्यार करती है उसके बारे में। तभी वो उसी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर देखती है कि नात्सुसावा भी वहाँ पर आया हुआ है, उसे भी तो एग्ज़ाम देना ही ना, टीचर बनना है आखिर। और नात्सुसावा के साथ उसामी भी है। तो ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और फिर हमारा नात्सुसावा इन्हें बताता है अपने ड्रीम के बारे में, जो ये करना चाहता है। तो वागरी से कहती है कि बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो नात्सुसावा थैंक्स कहता है और कहता है कि मैंने भी फैसला कर लिया टी यूनिवर्सिटी जाने का। तो सबारू उसकी तरफ देखती है और अंदर से खुश हो जाती है, भैंस की खुशी
होगी ना। और फिर नासा सवाल से कहती है कि मुझे लगता है फिर तो हम दोनों बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो नासा सवाल कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर वहाँ से लड़के चले जाते हैं और पीछे से सवारू कहती है कि इस लड़के को मोटिवेशन देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और फिर लड़कियाँ भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमारे फिर से बेकरी में ही आते हैं जहाँ पर रिंतारो काम करता है। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय और बॉस है सभी रिंतारो से बहुत ज़्यादा खुश है उसके काम से और उस थैंक्स भी करते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो इसके बाद रिंतारो ट्रेन में बैठता है और फिर रिंतारो नीचे उतरता है और वही के बारे में सोच रहा होता है, बेकरी पे के बारे में, कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं लेकिन अच्छे भी हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा और मैं करूँगा भी। तभी इसे कॉल आ जाती है मैनेजर की। तो ये कॉल उठाता है और हम इसके बाद इसे लोसस बॉस के साथ ही देखते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज बनाई होती हैं, मज़ेदार लग रही हैं। तो वो रिंतारो से पूछते हैं कि क्या तुम थोड़े दिनों के लिए टेस्ट टेस्टर बन सकते हो, यानी चखने वाला। मैं इसकी मुझे बना दो, ये काम मुझे दो। तो अभी हम इसके बाद स्कूल में देते हैं रिंतारो के टीचर को, जो हमारे लड़कों के बारे में ही सोच रहे होते हैं, उनके काम के बारे में। सभी अपने अपने काम के लिए कितनी ज़्यादा हिम्मत रख रहे हैं, उन पे जुनून रखते हैं। और वो फिर रिंतारो के बारे में ही रिंतारो के बारे में भी सोचते हैं कि उसने इन्हें बता दिया है वो क्या काम करना चाहता है, पेस्टर बनना चाहता है। तभी वहाँ पर रिंतारो आ जाता है अचानक ही और अपने टीचर से कहता है मैं एक्सेप्ट हो गया, वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई। तो वहाँ पर एक जो दूसरी टीचर की है वो भी रिंतारो को कांग्रेस करती है, रिंतारो से थैंक यू कहता है। तभी हमारे जो टीचर होते हैं वो रिंतारो को गले लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहते हैं कि रिंतारो मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा हूँ और ये तुम पर फ़ख्र है रिंतारो। तो फिर रिंतारो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है यार, खुशी होगा यार, उसका ड्रीम कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद रिंतारो काम कर रहा होता है सुबह की, पूछता है कि मैनेजर कहाँ पर गए हैं। वहाँ पर जो सीनियर होता है वो कहता है कि वो कोई काम करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो के जो मैनेजर होते हैं वो इनके मॉम और डैड से मिलने हैं रिंतारो के। वाओ, हम फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर रिंतारो के डैड रिंतारो की मॉम से बताते हैं कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो रिंतारो की मॉम कहती है कि सर वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर ये हो रहे हैं इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपस में बातें करते हैं और इनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो प्लान है वो उनसे नहीं आने वाली। तो रिंतारो के डैड कहते हैं कि वो एक बेस्ट बंदे के हाथों ट्रेन हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो आदमी रिंतारो के मोमो डैड के साथ बैठा होता है और वो रिंतारो के बारे में बात करता है। तो इसकी मॉम कहती है कि आदमी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। रिंतारो के मोमो डैड उससे थैंक यू कहते हैं यहाँ पर आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो फिर वो आदमी रिंतारो के बारे में बताता है कि वो कैसे इसकी दुकान पर आया और इसे काम करने के लिए कहा। तो रिंतारो के डैड उससे कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा और उसे और ज़्यादा ग्रो कराइएगा। तो वो आदमी कहता है कि हाँ ये मुझ पर छोड़ दी। और वो कहता है कि उसे देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार से पड़ा हुआ है। तो इस रिंतारो की मॉम अजीब सा चेहरा बना। तो अभी इसके बाद वो आदमी बातें करके वहाँ से चला जाता। तो रिंतारो के डैड कहते हैं अभी मुझे केक बनाने जाना है। तो रिंतारो की मॉम कहती है मुझे पता था तुम ऐसा ही कहो। फिर रिंतारो के डैड अपने जो पैनल होता है उसकी तरफ देखते हैं और याद करते हैं जब उस आदमी ने इन्हें बताया था कि रिंतारो कह रहा था कि वो इनमें भी सरपास कर देगा। तो फिर यह रिंतारो का डैड और मॉम बहुत ज़्यादा प्राउड इन्हें फील होता है और खुश हो जाते हैं। रिंतारो के डैड कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ पिक्चर में जाकर कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं भी। और उसके डैड की बाजू पकड़ती है और उन्हें कहीं ले जाना शुरू कर देती है और कहती है कि उससे पहले मैं लंच खाना चाहती हूँ। तो अभी इसके बाद हम रिंतारो के मॉम और डैड का पास देखते हैं जब स्कूल में पढ़ते थे। रिंतारो की मॉम रिंतारो के डैड को फॉलो कर देखती है कि वो केक बना रहा है, ऐसे बार बार उसे फॉलो करी जाती है। रिंतारो के डैड उसे इग्नोर करते रहते हैं। फिर इसके बाद रिंतारो की मॉम एक कमरे में आती हैं जहाँ पर रिंतारो डैड वाले केक से साथ बैठे होते हैं और उस केक खाने का कहते हैं। वो कहती है कि ठीक है। फिर वो केक बाइट देती है और जी उसे चेहरा बनाया होता है। तो रिंतारो के डैड कहते हैं ये कैसा एक्सप्रेशन है गुस्से में। कहती है कि एक का टेस्ट नॉर्मली था। तो रिंतारो के डैड थोड़े से सो जाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बार बार केक खाते हैं। रिंतारो के डैड इसे बार बार केक ला कर देते हैं और खिलाते हैं। तो इतनी ये केक खाकर रोने लग जाती है और कहती है कि कितना ज़्यादा टेस्टी है। तो रिंतारो के डैड कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये टेस्टी लगा। फिर हम लोग इन दोनों की थोड़ी सी देखते हैं आपस में लव स्टोरी। उसके बाद रिंतारो के डैड को इसके बॉस के साथ भी दिखाते हैं। रिंतारो के डैड का बॉस वो कहते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हो समूह एक बनाने में, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। फिर इसके बाद स्कूल में इसे रिंतारो की मॉम के साथ ही दिखाया जाता है कि वो कोक जिसके लिए रोज़ाना केक बनाता है और जानबूझकर दरवाज़ा खोला छोड़ देता है और रोज़ाना आकर केक खा
और उसे इससे प्यार हो जाता है। तो फिर एक दिन ये दोनों बाहर होते हैं। इंतारो की मोम आकर इंतारो डियर से कहती है कि सैम्पाई मैं आपके केक बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों बाहर कहीं घूमने चलें। और वो कहती है कि सॉरी मैंने गलती से ऐसा बोल दिया, मैंने ये बोलना चाहती हूँ। फिर इंतारो डियर कहते हैं कि ठीक है चलते। तो वो खुश हो जाती है और ये दोनों डेट पर। तो ये थी इनकी लव स्टोरी। तो आई होप कि आपको वीडियो चले नहीं होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ वाले वीडियो में। टिम देख के बढ़िया एंड बाय और गुड लक इस साल के लिए।